मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आप हो थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थी। कौन से सेमेस्टर के विद्यार्थी? थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थी। और आपका जो पेपर होने वाला है इन्वायरमेंट मैनेजमेंट का, किससे संबंधित पेपर होगा? इन्वायरमेंट मैनेजमेंट से संबंधित पेपर होगा। तो इससे संबंधित जितने भी एमसीक्यू हैं उसके एमसीक्यू का ये वीडियो मैं आपके सामने वन शॉट वीडियो लेके आने वाला हूँ। इसमें यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों के चारों यूनिट है उसका आपका रिवीजन देखने को मिल जाएगा। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। साथ के साथ अपन ने 25,000 सब्सक्राइबर पूरे करने का चैलेंज ले रखा है। तो 25,000 सब्सक्राइबर भाई आपको पूरे करवाने हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल का सब्सक्राइब बटन दबाना पड़ेगा। तो जाओ और चैनल का सब्सक्राइब बटन दबा दो भाई। 25,000 चैनल के सब्सक्राइबर पूरे करने का आपका, आप वीडियो देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आने वाले अब मत्स्य यूनिवर्सिटी से संबंधित सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान या अन्य कोई यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी हो, सभी के सभी आपके सामने रेगुलर क्लासेस देखने को मिलेंगे। बस आपको तो चैनल सब्सक्राइब करने की जरूरत है। ये पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हो, आपको कुछ नहीं करना है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। जैसे टेलीग्राम के लिंक पे जाओगे, यहाँ पर यूनिवर्सिटी चैंपियन लिखा हुआ मिलेगा। इस यूनिवर्सिटी चैंपियन के लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे लिंक पर क्लिक करोगे, यहाँ पर फाइल वाले सेक्शन पे पहुंच जाओगे। पहुंचने के बाद में आपको सर्च करना है, कोने में जाकर कोने में सर्च वाला ऑप्शन मिलेगा, इन्वायरमेंट और मैनेजमेंट। देख लेना भाई, स्पेलिंग अच्छे से लिखोगे। ई ना तो अक्सर क्या होता है, बच्चे गलती क्या करते हैं, जो पहला अक्षर होता है ना ई, उसको बड़ा लिख लेते हैं, इसलिए पीडीएफ नहीं मिलती है। तो आपको जैसे यहाँ पर पहुंच जाओगे, उसके बाद इन्वायरमेंट मैनेजमेंट थर्ड सेमेस्टर एमसीक्यू के नाम से पीडीएफ मिलेगी। जाकर आपके सामने पूरी की पूरी पीडीएफ को आपको पढ़ लेना है। समझ में आ गया? जाओ और जाकर अच्छे से पढ़ लो भाई। बल देता है, मतलब ये आईएसओ मार्क 14,001 मार्क किससे संबंधित है? ये होता है कि पर्यावरण को, कोई भी उद्योग हो गया, कोई भी बिजनेस हो गया, वो आपका पर्यावरण को संरक्षण के लिए कितना कम प्रदूषण करता है, पर्यावरण को कितना कम इफेक्ट करता है, पर्यावरण को कम से कम शरण पहुंचाता है, उसी के लिए कौन सा मार्क दिया जाता है? आईएसओ 1401 मार्क है, वो 14,001 मार्क दिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट ईएमएस? तो ईएमएस का कौन सा कोर ऑब्जेक्टिव इनमें से नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ईएमएस क्या होता है? इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली। तो क्या होता है, कोई भी उद्योग है, कोई बिजनेस है, वो कम से कम पर्यावरण में प्रदूषण फैलाए, इसके लिए जो मानक बनाए गए हैं उसे क्या कहा जाता है? ईएमएस मानक के नाम से उसको जाना जाता है। तो अपने को इनमें से वो ऑप्शन ढूंढना है जो क्या करे, आपको जो मतलब प्रदूषण ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएगा। तो आप देखें कौन सा है? पहला, कानूनी नियमों का पालन करना। तो इन्वायरमेंट से संबंधित अगर कानून का नियमों का पालन करेगा तो इससे क्या होगा, कम से कम प्रदूषण है वो फैलेगा। तो इसका यह तो ऑप्शन नहीं हो सकता है, तो पॉजिटिव आंसर आपको नेगेटिव देना है। दूसरा, बेहतर बाजार में प्रतिस्पर्धा। तो जितनी ज़्यादा प्रतिस्पर्धा होगी, लोग ये आईएसओ मार्क को क्या करेंगे, प्रीफर करेंगे लेना, ताकि उसकी मार्केटिंग अच्छी हो। तो क्या होगा, प्रदूषण भी कम करेंगे। तो इसका भी ये ऑप्शन भी पॉजिटिव है। अगले वाला है संसाधनों का सतत प्रयोग करना। तो सतत प्रयोग क्या होता है कि आप भी अपने जो संसाधन है उनका प्रयोग कर लो और अपने वाली जनरेशन, आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी छोड़ दो। तो वो सतत विकास होता है। तो इसमें जो अलग ऑप्शन है वो क्या है? जीवाश्म ईंधन का उपयोग बढ़ाना। तो जीवाश्म ईंधन है, फॉसिल फ्यूल है, इसमें कोयला आ गया, नेचुरल गैस आ गई, और या आपकी ये जो, और ये सब चीज़ें आए, तो इनका अगर प्रभाव बढ़ाओगे तो क्या होगा, धुआं ज़्यादा फैलेगा, और धुआं ज़्यादा होगा तो वायु में प्रदूषण ज़्यादा फैलेगा, ग्रीन हाउस गैसेज ज़्यादा फैलेंगी। तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी होने वाला आपको। तो मैंने डिस्क्रिप्टिव रूप से भी समझा दिया है इसका, अगर ऑप्शन बदल के है तो आप अच्छे से कर लेना। आईएसओ 14,000 सीरीज प्राइमरी डील्स विद। तो आईएसओ 14,000 श्रृंखला मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित होती है? ये पर्यावरण प्रबंधन से संबंधित होती है। तो किससे संबंधित होती है? पर्यावरण प्रबंधन से संबंधित होती है। कोई भी उद्योग है उसको पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए अपना उद्योग है उसको चलाना होता है। तो ये जो चिमनी वगैरह होती हैं, इनमें आपको फिल्टर वगैरह लगाने पड़ते हैं ताकि वो धुआं को कम से कम रिलीज कर सकें। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। 4 नंबर प्रश्न है, द डायमेंशन ऑफ इन्वायरमेंट मैनेजमेंट दैट एड्रेस लॉन्ग टर्म कल्चरल बेनिफिट। तो कौन सा पर्यावरणीय प्रबंधन का वह पहलू जो दीर्घकालीन संस्कृति परिवर्तनों से संबंधित है? तो इसमें से कौन सा संबंधित है दीर्घकालीन संस्कृति परिवर्तनों से? तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक संस्कृति। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ, कोई भी समाज है, समझ में आ गया? जैसे अपने क्या होता है, अपने यहाँ पर एक प्रथा है कि तुलसी का पौधा लगाते हैं अपन,
दूसरा पीपल, और जो पीपल का वृक्ष होता है ना, उसके अपन पूजा भी करते हैं और उसको लगाना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो और अपन क्या होता है, नीम वगैरह को भी लगाना अपने लिए शुभ माना जाता है। तो क्या होता है, इससे हमारी संस्कृति है वो पर्यावरण से जुड़ गई, और अगर पर्यावरण से संस्कृति जुड़ जाएगी तो क्या होगा, दीर्घकालीन फायदा होगा। तो सारे लोग वो मिलकर प्रयास करेंगे, पेड़ वगैरह को कम काटेंगे, तो इससे क्या हमेशा के लिए जो पर्यावरण है उसका संरक्षण होता रहेगा। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, सोशियो कल्चरल है वो दीर्घकालीन संस्कृति परिवर्तनों से संबंधित है ईएमएस के। समझ में आ गया आपको। 5 नंबर के प्रश्न की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योर दैट प्रोडक्ट्स आर इन्वायरमेंटली सेफ थ्रू आउट देयर लाइफ। तो निम्नलिखित में से यह कौन सुनिश्चित करता है कि उत्पाद पूरे जीवन चक्र में पर्यावरण के लिए सुरक्षित होगा। तो कौन करता है, लाइफ साइकिल एनालिसिस, एलसीए है वो इस चीज़ का विश्लेषण करता है कि कोई भी उत्पाद है वो पूरे जीवन चक्र के लिए पर्यावरण के लिए सुरक्षित होगा। तो जीवन चक्र विश्लेषण क्या था मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी उत्पाद उसको बनाने से लेकर उसको निपटाने तक, उसका खत्म होने तक, उसके बीच में उसने कितना कार्बन फुटप्रिंट छोड़ा, कितना प्रदूषण फैलाया, उसको क्या कहा जाता है, जीवन चक्र विश्लेषण को बताया जाता है। तो समझ में आ गया आपको। तो जहाँ पर भी जीवन चक्र से संबंधित प्रश्न दिख जाए आपको जीवन चक्र विश्लेषण लगाकर आना, एलसीए लगाकर आना है। एलसीए को मैंने बहुत डिटेल में समझाया है वीडियो नंबर 2 में, इस वीडियो देखने के बाद में उसको जरूर से देख लेना। 6 नंबर प्रश्न है, द इथिकल डायमेंशन ऑफ द एनवायरमेंटल मैनेजमेंट इंक्रीज। तो पर्यावरणीय प्रबंधन का नैतिक आयाम किसको बढ़ावा देता है। तो पर्यावरणीय प्रबंधन का नैतिक आयाम किसको प्रबंधन देता है, प्रकृति के प्रति नैतिक जिम्मेदारी को। तो हमारी पर्यावरण के प्रति नैतिक जिम्मेदारी क्या होती है, कौन सी जिम्मेदारी, जैसे कि हमें अपने हर जन्मदिन पर क्या होना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, वन्य जीव हैं उनको बेफालतू में सताना नहीं चाहिए, उन्हें मारना नहीं चाहिए, शिकार नहीं करना चाहिए, जो इंडेंजर खतरे युक्त जो स्पीसीज हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं रेड बुक में है, उन स्पीसीज को नहीं शिकार करना चाहिए। तो ये सब हमारी क्या है, प्राकृतिक रूप से नैतिक जिम्मेदारियां हैं। आप क्या कर सकते हो, पर्सनल बाइक गाड़ी के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट जो बसेज हो गई इनका प्रयोग कर सकते हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड द नेचर। ये किससे संबंधित होता है, डायमेंशन ऑफ द एनवायरमेंट मैनेजमेंट से संबंधित होता है। 7 नंबर प्रश्न है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान ईएमपी आर मोस्ट इफेक्टिवली वहन दे। तो कौन सा होता है, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कब होते हैं जब इंक्लूड मॉनिटरिंग एंड द मिटिगेशन मेजर। तो निगरानी और न्यूनीकरण उपाय शामिल करते हैं। तो कब होते हैं ईएमपी प्लान सबसे ज़्यादा इफेक्टिव, जब वो खुद से निगरानी करी, मतलब कंपनी है वो खुद से हर चीज़ की निगरानी कर रही है कि ज़्यादा तो पोल्यूशन नहीं फैल रहा है, ज़्यादा तो अपनी कंपनी के अंदर जो नियम है मानकों उनका ध्यान तो नहीं रखा जा रहा है, और उन्हें कम करने का प्रयास करे। क्योंकि भाई प्रदूषण तो होगा ही, उद्योग चल रहे हैं तो प्रदूषण तो होगा ही, लेकिन उसको कम से कम करने का प्रयास करे तो तभी क्या होगा, वो इफेक्टिव तरीके से लागू होंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। 8 नंबर प्रश्न है, टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन ऑफ द एनवायरमेंटल मैनेजमेंट फोकस ऑन। तो किस चीज़ पर फोकस करता है, नवीनीकरण की तकनीक के विकास पर फोकस करता है। तो पर्यावरणीय प्रबंधन का तकनीक आयाम है वो रिन्यूएबल एनर्जी की टेक्नोलॉजी पर फोकस करता है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। समझ में आ गया। नवीनीकरण तकनीक कौन सी होती है, जैसे आप सोलर ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हो, आप पवन ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हो, भूतापीय ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हो, आप ऐसे प्रोडक्ट का यूज कर रहे हो जैसे प्लास्टिक की जगह आप जूट प्रोडक्ट का यूज कर रहे हो जो पर्यावरण को कम से कम प्रदूषण फैलाएं, जो आसानी से गल जाए। समझ में आ गया। तो उन्हें नवीनीकरण तकनीक के नाम से जाना जाता है। तो पर्यावरण प्रबंधन की तकनीकी आयाम किससे संबंधित होता है, नवीनीकरण तकनीक के विकास से संबंधित होता है। ISO 14001 इज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज इज। तो ISO 14001 का वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त है। कैसे होता है, प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर द EMS इम्प्लीमेंटेशन। तो EMS क्रियान्वयन के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। तो ये क्या करता है, EMS को लागू करने की रूपरेखा प्रदान करता है। तो ये आपको पता है ISO 14001 है 14001। अगर आपको मानक लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, EMS को लागू करना पड़ेगा। EMS है उसको ना सिर्फ लागू करोगे, अच्छे से लागू करोगे तभी कंपनियों को ये मानक मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी होने वाला है।
पॉलिटिकल एंड द लीगल डायमेंशन इन द एनवायरमेंट मैनेजमेंट इंक्लूड। तो पर्यावरणीय प्रबंधन में राजनीति और कानूनी आयाम में क्या शामिल होता है? तो क्या शामिल होता है? इसका सही आंसर होगा पर्यावरणीय कानून और नीति प्रवर्तन। तो राजनीति और कानूनी आयाम है पर्यावरण प्रबंधन में, तो उसमें क्या होगा भाई? पर्यावरणीय कानून लागू होंगे कि भाई जैसे कि कुछ किया जाता है कि जो सर्दियों के मौसम में क्या क्या जो स्थानीय इलाके होते हैं, रईसी इलाके होते हैं जहाँ पर आबादी रहती है, वहाँ पर आप क्या कर सकते हो? धुआं सुबह शाम क्या हो सकते, फैक्ट्री नहीं चला सकते, कंस्ट्रक्शन के कार्यों को रोक दिया जाता है। ये सब किससे संबंधित होते हैं? पर्यावरणीय कानून से संबंधित होते हैं। और नीति परिवर्तन क्या होता है? जैसे अभी दिल्ली में लागू कर दिया कि 10 साल से पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। तो ये सब किससे संबंधित होता है? पर्यावरणीय कानून और नीति परिवर्तन से संबंधित होता है। 11 नंबर प्रश्न है द ISO 14000 फैमिली ऑफ स्टैंडर्ड डज नॉट इंक्लूड। तो ISO 14000 फैमिली ऑफ स्टैंडर्ड्स डज नॉट इंक्लूड। तो इसमें क्या इंक्लूड नहीं होता है? ISO 14000 मानक परिवार में क्या शामिल नहीं होता है? क्या शामिल नहीं होता है? सोशल मीडिया पॉलिसीज। तो आप याद रख लेना, इन्वायरमेंट से संबंधित अगर कोई भी पर्सन है और वहाँ पर मार्केटिंग कोई भी शब्द आ गया तो उसको आप रोंग करके आ जाना, उसको कैंसिल कर देना। इन्वायरमेंट में मार्केटिंग का कोई भी रोल नहीं होता है। समझ में आ गया आपको? बस ये पर्सन, ये आपको ट्रिक है, इसमें ये याद रख लेनी है। अगले वाला प्रश्न है ए क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ द लाइफ साइकिल एनालिसिस इज। तो जीवन चक्र विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण घटक क्या होता है? संसाधनों की खपत की निगरानी, रिसोर्सेज कंजप्शन ट्रैकिंग। तो कितने ज़्यादा जो संसाधन है उसकी खपत हो रही है, ये उसकी निगरानी के बारे में कौन बताता है? आपको जीवन चक्र विश्लेषण बताता है। तो कोई भी, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देके बताऊं, आपको अगर आपका एक कपड़े बनाने का कार्य, एक गेहूं उगाने का कार्य है, समझ में आ गया? तो उसी को मैं बता दूंगा खेती से संबंधित। वैसे इसमें आता नहीं एग्जाम्पल, लेकिन गेहूं को आपने क्या किया? गेहूं को आप उगाते हो तो उसमें सबसे पहले फर्टिलाइजर डालते हो। फर्टिलाइजर जरूर से लगता है, DAP डलती है और फर्टिलाइजर डलता है। तो दोनों के दोनों किससे बनते हैं? केमिकल से बनते हैं। तो केमिकल से बनेंगे तो वहाँ पे क्या होगा? आपको पता है खतरनाक केमिकल से बनते हैं, तो इससे पर्यावरणीय प्रदूषण होता है। वो केमिकल से पानी भी निकलता है, कचरा भी निकलता है। उसको अगर आप कहीं पर बहाओगे या डिस्पोज करोगे तो उसमें क्या होगा? उससे पर्यावरणीय प्रदूषण हो गया। फिर उसको आपको पृथ्वी में आप फर्टिलाइजर वगैरह डालते हो तो उससे प्रदूषण होता है, जो मिट्टी है उसकी उर्वरकता खराब होती है। फिर आपने गेहूं उगाया, उगाने के बाद में आप मंडी पे लेके गए, तो मंडी में लेकर गए बेचने के लिए, बेच कर तो आओगे, तो वहाँ पर उसमें जो वाहन चलाए उसमें प्रदूषण हुआ। फिर मंडी वाले ने आपको बेचा, आपने क्या किया? उसको बेचने के बाद में घर पर लेकर आए तो उसमें भी मान लीजिए थोड़ा प्रदूषण हो गया। फिर आप जो आपके आटा चक्की उसमें पीसने के लिए ले गए, तो उस समय जो आटा चक्की इलेक्ट्रिसिटी से चलती है तो उसमें प्रदूषण हुआ। भाई इलेक्ट्रिसिटी है वो इससे चलती है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी बनती है कोयले से। कोयले से क्या होता है? धुआं, और धुएं से प्रदूषण होता है। फिर आपने उसको पचाया और फिर डिकम्पोज किया तो उसमें भी प्रदूषण होता है। तो यही होता है कितने संसाधनों का खपत हुई है कोई भी प्रोडक्ट को बनाने में, कोई भी उत्पाद को निगरानी करने में, उसी को क्या कहा जाता है? जीवन चक्र विश्लेषण के नाम से जाना जाता है। अगले वाला प्रश्न है द इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ द एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्राइमरली एम्स टू। तो इकोनॉमिक डायमेंशन होता है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, वो किसको ध्यान में रखकर बनाया जाता है? पर्यावरणीय प्रबंधन का आर्थिक पहलू किससे संबंधित होता है? ये होता है मिनिमाइज इन्वायरमेंटल कॉस्ट एंड प्रमोट ग्रीन ग्रोथ। तो पर्यावरणीय प्रबंधन का जो आर्थिक पहलू, उसमें क्या होता है कि पर्यावरण की लागत को कम करके हरित विकास को बढ़ावा देना। तो मान लो आपके पास एक बिस्कुट की कंपनी है, आप उसमें बिस्कुट पैक करके देते हो, तो आप क्या कर सकते हो? उसमें ऐसे प्रोडक्ट का यूज़ कर सकते हो जो बायोडिग्रेडेबल हो। प्लास्टिक का यूज़ करते हो तो प्लास्टिक भी रिसाइकल प्लास्टिक का यूज कर सकते हो। तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी होगा। इससे क्या होगा? पर्यावरण पे कम लागत आएगी। जो नया प्लास्टिक बनता है आपको पता है डिकम्पोज होने में काफ़ी समय लगता है, तो आपको हरित विकास में आप बढ़ावा दे रहे हो। निम्नलिखित में से कौन सा जीवन चक्र की विश्लेषण की एक सीमा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिमिटेशन ऑफ द लाइफ साइकिल एनालिसिस। तो कौन सी सीमा है? हाईली डाटा इंटेंसिव। इसमें क्या होता है? ये बहुत ज़्यादा डाटा निकल जाता है। तो मैंने आपको समझाया था, कितना ज़्यादा उदाहरण देकर आपको समझाया था। इसमें बहुत ज़्यादा डाटा है, उसका यूज होता है। ये वाला पर्सन आ गया ना, मैं लिख के दे सकता हूँ 90% बच्चे गलत करके आएंगे। समझ में आ गया? क्योंकि ऐसा पर्सन वही बहुत हार्ड, मतलब इसीलिए बता रहा हूँ कि थोड़े लॉजिकल पर्सन, टेक्निकल पर्सन जो आपको कहीं पर नहीं मिलेंगे, आपकी जो सीरीज में भी नहीं मिलेंगे, ऐसे पर्सन लेकर आए हूँ जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी होगा, हाईली डाटा इंटेंसिव, अत्यधिक डाटा आधारित होंगे इसमें।
अगले वाला प्रश्न है इंटीग्रेशन ऑफ ईएमएस विद बिजनेस स्ट्रेटजी। आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं बता रहा हूँ 2 नंबर या 1 नंबर ये वीडियो जरूर से देखने आपको, क्योंकि इसमें थोड़े ठीक ठाक क्वेश्चन है, इनको जरूर से देखना है। 15-20 प्रश्न ऐसे भी आएंगे, साथ के साथ उन वीडियो को भी जरूर से देख लेना आपको। इतना मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, मेरे कहने पे आप देख लेना। लिंक मैं प्ले लिस्ट का वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ईएमएस का व्यवसायिक रणनीति से जोड़ने से होता है। तो ईएमएस को व्यवसायिक रणनीति जोड़ने से क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सतत व अनुपालन में वृद्धि। तो इनहेंस सस्टेनेबिलिटी एंड कॉम्प्लाइंस। तो सतत विकास होता है, सतत विकास में वृद्धि होती है, वही होता है का व्यवसायिक रणनीति से जोड़ना होता है ईएमएस को। समझ में आ गया आपको? सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हो कि भाई आने वाली पीढ़ियों को भी आपके जो संसाधन उनको फायदा मिले। यूनिट नंबर 2 की बात करें, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ईआईए एम्स टू। तो पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन ईआईए का क्या उद्देश्य होता है? तो पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन ईआईए का क्या उद्देश्य होता है? प्रिडिक्ट एंड रिड्यूस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट। तो पहली बात तो मैं आपको ईआईए के बारे में बताऊंगा। ये क्या होता है? इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो अगर आप मान लो कोई फैक्ट्री है, कोई भट्ठा लगाना चाहते हो, कोई भी फैक्ट्री को लगाना चाहते हो, तो आप सबसे पहले क्या देखोगे कि उसका पर्यावरण पे कितना ज़्यादा क्या होगा? प्रभाव पड़ेगा, उसको पर्यावरण को कितना ज़्यादा नुकसान होगा, उसी को क्या बोला जाता है? ईआईए के नाम से जाना जाता है। तो उसका क्या उद्देश्य होता है? ईआईए को परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव की भविष्यवाणी करना और उसको कम करना। मतलब आपने अनुमान लगाया कि भाई यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट लगाना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर आसपास क्या घर हैं, घर होंगे तो यहाँ पर कार्बन वगैरह मतलब जो धुआं निकलेगा उससे आसपास के लोगों को क्या होगा? स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियाँ हो सकती हैं। तो आप क्या कर सकते हो? अच्छे फिल्टर वगैरह का यूज कर सकते हो, फिर उस कंपनी को आप दूसरी जगह पर भी लगा सकते हो। तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी होगा। द फर्स्ट स्टेज ऑफ ईआईए प्रोसेस। ईआईए प्रक्रिया का पहला चरण क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, स्क्रीनिंग होता है। क्या होता है? स्क्रीनिंग होता है। तो कोई भी आप जगह पर अगर सबसे पहले अगर उद्योग खड़ा करोगे तो आप क्या करोगे? उस जगह की स्क्रीनिंग करोगे कि भैया जगह कौन सी जगह पे मैं चीज़ें बना रहा हूँ, कितना ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषण होता है। तो उसको क्या बोला जाता है? पहले चरण को स्क्रीनिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विच लॉ इन इंडिया गवर्न्स ईआईए। तो भारत में ईआईए किस कानून के अंतर्गत आता है? तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत है। वो क्या आता है? ईआईए आता है। तो कौन से अधिनियम के तहत आता है? 1886 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत ईआईए का कानून है वो आता है। 4 नंबर प्रश्न है सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट फोकस ऑन। तो सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन एसआईए मुख्य रूप से किस पर केंद्रित होता है? तो ये एसआईए क्या होता है कि मैंने बताया था आप उद्योग लगा रहे हो तो उसका आसपास के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, उस पर क्या सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव पड़ता है, उसी को क्या कहा जाता है? एसआईए के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा कल्चरल, इकोनॉमिक एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्रोजेक्ट। तो कोई भी परियोजनाएं हैं उनका सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रभाव क्या पड़ता है, आपको इससे संबंधित होता है एसआईए। अच्छे से याद कर लेना। सामाजिक शब्द एसआईए जहाँ पर भी दिखे आपको और वहाँ पर अगर आपको कुछ सांस्कृतिक, आर्थिक व सामाजिक चीज दिख जाए, सामाजिक शब्द दिख जाए, एसआईए दिख जाए, टिक मार देना, आंख बंद करके सही हो जाएगा आपका ऑप्शन। अगले वाला प्रश्न है 5 नंबर, प्राइमरली एस्पेक्ट ऑफ एसआईए इंक्लूड। तो एसआईए का प्रारंभिक पहलू क्या शामिल होता है? तो एसआईए का प्रारंभिक पहलू क्या शामिल होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी स्टेक होल्डर आइडेंटिफिकेशन, हितधारकों की पहचान करने से संबंधित होता है एसआईए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, टेक्निकल पर्सन रट लेना। ऐसा कैसा ऑप्शन टिक मार के आना आपको इसमें। समझ में आ गया आपको? ऑप्शन नंबर 6 CSR का पूर्ण रूप क्या है? तो क्या होता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कोई भी कंपनी होती है, कोई भी कॉर्पोरेट की कंपनी हो गई, जैसे टाटा मान लो, इन्फोसिस मान लो, तो इन सब कंपनियों की जिम्मेदारी होती है कि वो उनके अपने कर्मचारी हैं उनको क्या करे? शिक्षा प्रदान करे, स्वास्थ्य प्रदान करे, इनको क्या करे? उन सभी लोगों को अच्छा माहौल दे कार्य करने के लिए। तो इसे क्या कहा जाता है? SRC के नाम से जाना जाता है। और कोई भी कंपनी को SRC फंड में 2% रुपए हर साल के इन्वेस्ट करने होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? फुल फॉर्म क्या होगी इसकी फुल फॉर्म होगी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के नाम से जाना जाता है। अगले वाला प्रश्न है CSR अंडर कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाइज टू द कंपनी हैविंग। तो कंपनी अधिनियम 2013 के तहत CSR लागू होता है।
तो कौन सी कंपनियों पे CSR लागू होता है? जिनका लाभ 5 करोड़ से ज़्यादा है। तो जिन कंपनियों का लाभ 5 करोड़ से ज़्यादा है उस पर CSR लागू हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। 8 नंबर प्रश्न है, वन कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ CSR इज। तो CSR का एक मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या होता है? समुदाय का विकास करना, कम्युनिटी डेवलपमेंट से संबंधित होता है CSR। तो इसकी फुल फॉर्म ये होती है, कम्युनिटी से संबंधित ही होती है, समुदाय से संबंधित ही होती है। तो कम्युनिटी का, समाज का, समुदाय का, कंपनी का जो संगठन उसका विकास करना ही CSR के नाम से जाना जाता है। पर्यावरण ऑडिटिंग इज इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग इज डिफाइंड एज। पर्यावरणीय लेखा परीक्षण का परिभाषित किया जाता है। तो क्या होता है? कोई भी कंपनी, आपको पता है हर कंपनी के कुछ नियम कायदे होते हैं उसको चलाने के लिए। तो उन नियम कायदों को ध्यान में रखते हुए कंपनियां क्या करती हैं? अपना प्रोडक्ट है जो उसको चलाती हैं। तो हर साल क्या किया जाता है? वो नियम कायदे लागू हो रहे नहीं हो रहे हैं, कहाँ पर कमियां आ रही हैं, उसको किस प्रकार से सुधारा जाता है। तो इन सबको ध्यान रखने के लिए एक टीम आती है और वो ऑडिट करती है, उनको ध्यान रखती है, विश्लेषण करती है। उसी को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है इन्वायरमेंट ऑडिट के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सिस्टेमेटिक इवोल्यूशन ऑफ द इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस। तो पर्यावरणीय प्रदर्शन का व्यवस्थित तरीके से मूल्यांकन करना ही आपको इन्वायरमेंटल ऑडिट के नाम से जाना जाएगा। ए टाइप ऑफ इन्वायरमेंटल ऑडिट इज। तो पर्यावरणीय लेखा परीक्षण का एक उदाहरण है। तो कौन सा है? अनुपालन लेखा परीक्षण। ए कॉम्प्लायंस ऑडिट इज एन एग्जांपल ऑफ इन्वायरमेंटल ऑडिट के नाम से उसको जाना जाता है, पर्यावरण लेखा परीक्षण के नाम से जाना जाता है कॉम्प्लायंस ऑडिट को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना, रट लेना, पर्सन आएगा ऐसा कैसा टिक मार के आना है। वन बेनिफिट ऑफ द एनवायरमेंटल ऑडिटिंग इज। तो एनवायरमेंटल ऑडिटिंग की क्या क्या फायदे होते हैं? पर्यावरणीय लेखा परीक्षण का एक लाभ होता है रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस एंड इम्प्रूवमेंट। तो लेखा परीक्षण क्या फायदा होगा? नियमांक अनुपालन और सुधार। तो नियमों का अच्छे से पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, और उनको सुधारने के लिए प्रयास हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इसीलिए पर्यावरणीय लेखा परीक्षण का किया जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, समझ लेना। नियामक अनुपालन और सुधार के लिए इसका जो पर्यावरणीय लेखा परीक्षण का उपयोग किया जाता है। 12 नंबर प्रश्न है, इन्वायरमेंटल ऑडिट्स इन इंडिया वर मेड मैंडेटरीज। तो भारत में पर्यावरणीय लेखा परीक्षक अनिवार्य क्यों की गई थी? तो क्यों की गई थी? 1992 के EPA नोटिफिकेशन के तहत, EPA अधिसूचना के तहत इसका आपको जो अनिवार्य रूप से लागू की गई थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1992 की जो EPA की अधिसूचना है उसमें लेखा परीक्षण इन्वायरमेंटल ऑडिट है उसको अनिवार्य रूप से लागू किया गया था। तो अच्छे से याद कर लेना, 1992 की जो इन्वायरमेंटल EPA है नोटिफिकेशन में इसको लागू किया गया था। 2-3 बार रिवाइज करा दूंगा, अच्छे से याद हो जाएगा। इन्वायरमेंटल ऑडिट रिपोर्ट्स आर सबमिटेड टू। तो इन्वायरमेंटल ऑडिट है उसकी रिपोर्ट को कहाँ सबमिट किया जाता है? पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को सबमिट किया जाता है। अच्छा पर्सन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो कहाँ रिपोर्ट को सौंपा जाता है? पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सौंपा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को इन्वायरमेंटल ऑडिट रिपोर्ट को सौंपा जाता है। 14 नंबर प्रश्न है, एन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान EMP इंक्लूड्स। तो एक पर्यावरणीय प्रबंधन योजना में EMP में क्या शामिल होता है? क्या शामिल होता है? मिटिगेशन एंड मॉनिटरिंग मेजर्स। तो न्यूनीकरण और निगरानी उपाय का उपयोग होता है इसके अंतर्गत। तो क्या होता है? न्यूनीकरण और निगरानी उपायों का इसमें प्रयोग होता है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर होने वाला है। 15 नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिमिटेशन ऑफ EIA। तो EIA की क्या सीमा होती है? आधारभूत आंकड़ों की कमी, लेक ऑफ बेसलाइन डाटा। तो जो EIA होती है इसमें क्या होता है? आंकड़े होते हैं जो उसकी कमी होती है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, आएगा तो यही करके आना है कि उसमें EIA की लिमिटेशन क्या होती है? आंकड़ों की उसमें कमी देखने को मिलती है आपको। अब आपको समझ में आएगा। आप सबसे पहले एक चीज़ याद रिवाइज करा देता हूँ आपको। इन्वायरमेंटल ऑडिट को कब लागू किया गया था? 1992 में लागू किया गया था, अच्छे से याद कर लेना। और एक और डेट आई थी जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1986 में लागू हुआ था। अपशिष्ट पदार्थ का संरक्षण नियम कब लागू हुआ था? 1989 में उसको लागू होगा। तो ये आगे आएंगे पर्सन, इनको बता दूंगा। द एयर प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट वाज इनेक्टेड। तो वायु प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण का अधिनियम कब लागू हुआ था? तो कब लागू होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो
एयर पोल्यूशन का जो कंट्रोल का जो एक्ट है वो कब लागू होगा? 1981 में लागू होगा। आपको अच्छे से इन सब चीज़ों को याद कर लेना है। अगले वाला प्रश्न है, अंडर द एयर एक्ट द अथॉरिटी टू कंट्रोल द एयर पोल्यूशन लाइज विद। तो वायु अधिनियम के अंतर्गत वायु प्रदूषण नियंत्रण की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो किसकी होती है? वायु अधिनियम में अंतर्गत वायु प्रदूषण को नियंत्रण करना कि भाई कोई भी उद्योग है उसमें ज़्यादा प्रदूषण तो नहीं निकल रहा है, ज़्यादा धुआं तो नहीं निकल रहा है, समझे? तो ये निगरानी किसकी होती है? राज्य कंट्रोल बोर्ड की, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की होती है, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की होती है। अच्छा प्रश्न है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कंफ्यूज नहीं होना है। वायु प्रदूषण है उसके नियंत्रण की जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्य सरकार की होती है, ऐसे याद कर लो। समझ में आ गया? तो थारा गांव में कौन ज़्यादा धुआं फैला रही है, समझ में आ गई? तो ये की जिम्मेदारी है? थारा राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की को नहीं, राज्य सरकार की है। ज़्यादा जोर दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। 3 नंबर प्रश्न है, द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वाज इनेक्टेड आफ्टर विच मेजर इंसिडेंट। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को किस बड़ी घटना के बाद में पारित किया गया? तो किसके बाद में किया गया? भोपाल त्रासदी के बाद में इसको लागू किया गया। तो 1986 का जो अधिनियम है वो भोपाल के अंदर, आपको पता है, जो फर्टिलाइजर गैस का था उसको रिलीज हो गई थी, काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद में इसको लागू किया गया था। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में भोपाल गैस त्रासदी वो कब लागू हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 गिव पावर्स टू। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 किसको अधिकार देता है? किसको देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को अधिकार देता है। तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार देता है ये कि वो कंट्रोल करेगा। तो आपको क्या याद रखना है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 वो केंद्र सरकार को अधिकार देता है, वायु प्रदूषण अधिकार है वो किसको देता है? राज्य सरकार को अधिकार देता है। ये दोनों में बड़ा अंतर है। 5 नंबर प्रश्न है, विच सेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट अलाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक मेजर फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की कौन सी धारा केंद्र सरकार को पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्रवाई करने की अनुमति देती है? तो कौन सी धारा देती है? धारा नंबर 5। तो ये अच्छे से याद कर लेना है, धारा नंबर 5 है, ये राज्य सरकार को केंद्र सरकार को क्या देती है? आपको अनुमति देती है कार्रवाई करने की। समझ में आ गया? धारा नंबर 5 याद कर लेना चाहिए। हेजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट रूल वाज नोटिफाइड विच। तो हेजार्डियस रूल है वो खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन का जो नियम है वो कब लागू हुआ था? 1989 में लागू हुआ था। अच्छे से याद कर लेना, कब लागू हुआ था? 1989 में लागू हुआ था। समझ में आ गया आपको? अगले वाला प्रश्न है, खतरनाक अपशिष्ट में शामिल। तो खतरनाक अपशिष्ट में क्या शामिल होता है? ई वेस्ट इंडस्ट्रियल केमिकल्स। तो आपको पता होता है खतरनाक अपशिष्ट क्या होते हैं? कोई भी आप समझ लो कोई भी ऐसा पदार्थ हो गया कंपनी के द्वारा, जैसे कपड़ा उद्योग का है तो उसमें रंगाई पुताई होती है, तो जो कलर वगैरह निकलता है ना वो कितना खतरनाक होता है। तो वैसा कुछ खतरनाक पदार्थ हो गया। या फिर अगर आपको पता है कोई भी बैटरी बनाने कंपनी है तो उसमें ऐसे धातु होते हैं, मरकरी वगैरह, लेड वगैरह हो गया, ये ऐसी धातु होते हैं जो अगर सीधे इंसानों के संपर्क में आ जाएं तो इंसानों की उसमें क्या हो सकती है? बहुत गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। तो ऐसा ई वेस्ट हो गया, औद्योगिक रसायन हो गए, उसको खतरनाक अपशिष्ट में शामिल किया जाता है। अंडर द हजार्डियस वेस्ट रूल इंडस्ट्रीज मस्ट। तो खतरनाक अपशिष्ट नियमों के तहत उद्योगों को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? मेंटेन रिकॉर्ड एंड ऑथराइजेशन फॉर डिस्पोजल। तो निपटाने का रिकॉर्ड और अनुमति रखनी चाहिए। तो आप उस जो वेस्ट है उसको कहाँ डिस्पोज कर रहे हो उसका पूरा रिकॉर्ड रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 10 किलो तो अपने वेस्ट प्लांट से ट्रीटमेंट करा लिया और बाकी 50 किलो को आपने नाली में बहा दिया, ऐसा नहीं करना होता है। आपको निपटाने का रिकॉर्ड रखना होता है और अनुमति भी लेनी होती है सरकार से। अगले वाला प्रश्न है, द वाटर प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट वाज पास्ड। तो जल प्रदूषण और रोकथाम का जो नियंत्रण अधिनियम है वो कब पारित हुआ था? कब हुआ था? 1974 में। तो आपको क्या याद रखना है? कुछ डेट याद करा देता हूँ। जल संरक्षण अधिनियम, जल प्रदूषण नियंत्रण कब लागू हुआ था? 1974 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1974 में। जल प्रदूषण का नियम 1974 में लागू हुआ था और वायु प्रदूषण का 1981 में लागू हुआ था। अपशिष्ट से संबंधित जो कानून है प्रदूषण को, जो कचरे को निपटाने से संबंधित, 1989 में लागू हुआ था। पर्यावरणीय जो
संरक्षण नियम है वो कब 1986 में लागू हुआ था। साथ ही साथ जो इन्वायरमेंटल ऑडिट है वो कब लागू हुई थी, 2002 में लागू हुई थी, 2002 के एक्ट के द्वारा लागू हुई थी। सारी डेट अच्छे से याद कर लेनी है आपको, और भी कोई डेट आएंगी मैं आपको और बता दूंगा। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ वाटर एक्ट 1974 इज, तो जल अधिनियम 1974 का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, कंट्रोल एंड प्रिवेंट्स वाटर पोल्यूशन, तो जल प्रदूषण को रोकना और नियंत्रण करने का कार्य होता है जल प्रदूषण एक्ट 1974 का। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी है वो सही ऑप्शन होने वाला है, जल प्रदूषण को रोकने का कार्य करता है। अगले वाला प्रश्न है द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स वर कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच एक्ट, तो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस अधिनियम के अंतर्गत गठित किए जाते हैं, तो वाटर एक्ट के तहत, जल अधिनियम नियम के तहत उनको गठित किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर होने वाला है। 12 नंबर प्रश्न है द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 एम्स 2, तो जैव विविधता अधिनियम 2002 का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो क्या उद्देश्य होता है जैव विविधता अधिनियम 2002 का कंजर्व बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैव विविधता को संरक्षण करने से संबंधित नियम 2002 में लागू होता है। तो एनवायरमेंट ऑडिट भी 2002 में लागू हुई थी, और ये भी एक बार फिर सारी रिवाइज कराऊंगा ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। 1974 में क्या लागू हुआ था, जल प्रदूषण नियंत्रण कानून है वो लागू हुआ था। 1981 में वायु प्रदूषण का नियम है वो लागू होता है। 1986 में कौन सा लागू होता है, पर्यावरणीय संरक्षण अधिनियम लागू होता है। 1989 में जो अपशिष्ट कचरा है, खतरनाक कचरा, उसका जो नियम है वो लागू होता है। 2002 के अंदर जैव विविधता का जो नियम है वो लागू होता है, और 2002 के अंदर ही पर्यावरण एडिट का एक्ट आपको इन्वायरमेंटल ऑडिट का एक्ट है वो लागू होता है। समझ में आ गए, अच्छे से रिवाइज करवा दिया मैंने। अंडर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट विच अथॉरिटी इज इस्टेब्लिश्ड एट द नेशनल लेवल, जैव विविधता का अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी संस्था स्थापित की गई, तो कौन सी की गई, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी को संस्थापित की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न अच्छे से याद कर लेना। 14 नंबर प्रश्न है द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ, तो जैव विविधता का अधिनियम किसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करता है, तो ये करता है ट्रेडिशनल नॉलेज एंड रिसोर्सेज को, पारंपरिक ज्ञान और संसाधनों को सिक्योर करने का, प्रोटेक्ट करने का कार्य होता है इसका। तो ये भी ऐसा कैसा प्रश्न है इसका, अगर एमसीक्यू आएगा तो ऐसा कैसा ही देखने को मिलेगा। मतलब क्या होता है, आपके पास अगर समझ लो कोई भी एक क्षेत्र है, सरिस्का अभ्यारण्य है अपने, या कैला देवी अभ्यारण्य है, तो वहाँ पर कुछ प्रजातियाँ रहती हैं कुछ मान्यताएं हैं, तो सरकार क्या करेगी, उस क्षेत्र को संरक्षित कर देगी। वहाँ के जानवर हो गए, पेड़ पौधे हो गए, उनको संरक्षित करने के लिए, वहाँ की जो जनजातियाँ हैं उनके कुछ संरक्षण से संबंधित नियमों के लिए। तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट है वो कब लागू होता है, 2002 में लागू होता है, और इसका क्या कार्य होता है, ये पारंपरिक ज्ञान और संसाधनों को संरक्षण करने का कार्य करता है। एक बार फिर रिवाइज कराऊंगा आपको सारी डेटें। तो 1974 में कौन सा आता है, जल प्रदूषण से संबंधित नियम वो 1974 में लागू होता है। 1981 में वायु प्रदूषण का नियम वो लागू होता है। 1986 में आपको कौन सा नियम लागू हो जाता है, जैव विविधता जल पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नियम वो लागू होता है। 1989 में कौन सा नियम लागू होता है आपका, अपशिष्ट कचरे वाला। 2002 में आपका कौन सा नियम होता है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट, जैव विविधता का नियम वो लागू होता है, और 2002 के अंदर आपको एनवायरमेंट ऑडिट है वो लागू होती है। तो डेट रखने में बच्चों को होती है दिक्कत, मैंने अच्छे से बार रिवाइज करवा दिया आपको। द टर्म इन्वायरमेंट अंडर द EPA 1986 इंक्लूड, तो 1986 के तहत पर्यावरण शब्द में क्या शामिल होता है, तो पर्यावरण शब्द में क्या शामिल होता है, वायु, जल, भूमि, वनस्पति, जीव और मनुष्य, ये सारी चीज़ें किस में होते हैं, पर्यावरण के शब्द में होती है। तो वायु हो गया, जल हो गया, भूमि हो गई, वनस्पति, आसपास आपके जो भी चीज़ें देखें वो पर्यावरण किससे संबंधित होती हैं। अब इसमें क्या समझाऊं आपको, ये सब चीज़ें पता ही है पहले से। यूनिट नंबर 4 की तरफ आप बढ़ते हैं अपन। इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ, पर्यावरणीय अर्थशास्त्र का अध्ययन करता है। तो किस चीज़ का अध्ययन करता है, इंटरेक्शन बिटवीन इकोनॉमी एंड इन्वायरमेंट। तो अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के बीच में जो संबंध है वो कौन दिखाता है, पर्यावरणीय अर्थशास्त्र वो उस चीज़ का अध्ययन करता है। पर्यावरणीय अर्थशास्त्र क्या करता है कि पर्यावरण का संरक्षण भी हो, और जैसे कि मैं आपको बताऊं, आपने 10 रुपये कमाए,
समझ में आ गए। उसमें से 10 रुपये में आपका 2 रुपये का नुकसान, आपने पर्यावरण का नुकसान कर दिया, तो इसमें क्या आपका कुल बचत कितनी होती है, 8 रुपये की होती है। और जो ये संबंध दिखाता है वही क्या कहलाता है, पर्यावरणीय अर्थशास्त्र के नाम से दिखाए जाते हैं, जिसमें अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के बीच में संबंध होता है। पर्यावरणीय अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण में संतुलन करना। तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और जो पर्यावरण संरक्षण उसके बीच में संतुलन करना। ऐसा नहीं पैसा कमाने के चक्कर में आपने पर्यावरण को पूरा खत्म ही कर दिया, तो पैसा कमाकर फायदा ही क्या होगा, आपका इन्वायरमेंट ही पर्यावरण पूरा खत्म हो चुका होगा, तो आप रहोगे कहाँ पर। समझ में आ गया। तो ये किसका कार्य करता है, आर्थिक विकास करने का, आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के संतुलन का कार्य करता है। 3 नंबर प्रश्न की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंड रिसोर्सेज, तो संसाधन की सबसे अच्छी परिभाषा कौन सी है इसमें से, तो कौन सी है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ऐसा कुछ भी जो मनुष्य के लिए उपयोगी हो और ना भी हो। तो संसाधन क्या होते हैं, ऐसे जो मनुष्य के लिए उपयोगी है भी और नहीं भी है, वही संसाधन की सबसे अच्छी परिभाषा के अंतर्गत आता है। अगले वाला प्रश्न है, ग्रीन मार्केटिंग रेफर्स टू, तो ग्रीन मार्केटिंग किससे संबंधित होती है, तो ये होती है मार्केटिंग इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल प्रोडक्ट, तो पर्यावरण के अनुकूल और सतत उत्पादनों का विपणन करना। मतलब ऐसे प्रोडक्ट जैसे आप प्लास्टिक की जगह जूट के प्रोडक्ट हो गए उनको यूज कर रहे हो, आप रिसाइकल प्लास्टिक का यूज कर रहे हो, आप है ना जो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी के बजाय सोलर इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा यूज करने लग गए आप, ये समझ में आ गया आपको, नवीनीकरण जो ऊर्जा है उसका ज़्यादा उपयोग कर रहे हो, तो यही होता है, इको ग्रीन मार्केटिंग का उपयोग होता है, उसी को ग्रीन मार्केटिंग के नाम से जाना जाता है। क्लीन टेक्नोलॉजी आर डिफाइंड एज, तो क्लीन टेक्नोलॉजी क्या होती है, रिड्यूसिंग इन्वायरमेंटल डैमेज, जो पर्यावरण की क्षति को कम करे, मतलब पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाए, उसी चीज को क्या कहा जाता है, क्लीन टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है उसको। 6 नंबर प्रश्न है, हरित लेखांकन में क्या शामिल होता है, तो हरित लेखांकन में क्या शामिल होता है, इंक्लूजन ऑफ इन्वायरमेंटल एसेट एंड कॉस्ट, तो पर्यावरणीय परिसंपत्तियों और लागत का समावेश करना। समझ में आ गया आपको। तो हरित लेखांकन में क्या होगा, इंक्लूजन ऑफ इन्वायरमेंटल एसेट एंड कॉस्ट, तो आपके पास पर्यावरण से संबंधित कितने एसेट हैं, मतलब कितने जंगल हैं, जीव जंतु हैं, ये क्या एनवायरमेंटल एसेट होते हैं, और कितने उस पर लागत लग रही है, तो वही क्या होता है, हरित लेखांकन से संबंधित होते हैं। इको लेबल एंड इको मार्क स्कीम इन इंडिया इज इश्यूड, तो भारत में इको मार्क और इको लेबल से किससे संबंधित होती है, तो पर्यावरण अनुकूल उत्पादों से संबंधित होती है, जैसे सोलर ऊर्जा के प्रोडक्ट हो गए, नवीनीकरण के ऊर्जा के प्रोडक्ट हो गए, रिसाइकल से संबंधित कोई प्रोडक्ट होते हैं प्लास्टिक के, तो उनको इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के नाम से जाना जाता है, जो इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचाते हैं और अपने उत्पाद का निर्माण करते हैं, वही क्या कहलाते हैं, इको मार्क लेबल मिलता है उनको। 8 नंबर प्रश्न है, इको मार्क सिंबल इन इंडिया इज रिप्रेजेंटेड, तो भारत में इको मार्क किसको प्रतीक करता है, तो ये करता है आपको अर्थन पोट, तो माटी का जो कुल्हड़ है उसको कौन सा मार्क मिलेगा, इको मार्क मिलेगा, क्योंकि प्रकृति से जुड़ा हुआ है, कम से कम इसने नुकसान पहुंचाया। प्लास्टिक का आप बोतल लेकर आ गए या प्लास्टिक का आपके पास कैन है, तो उसमें क्या, उसमें प्लास्टिक है, वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा। मिट्टी का घड़ा है, क्या है, मिट्टी से बना और मिट्टी में ही मिल जाना उसको। इन्वायरमेंटल एवेल्युएशन मीन्स, तो पर्यावरण मूल्यांकन का क्या तात्पर्य होता है, क्या होता है, असेसिंग द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ इन्वायरमेंटल गुड एंड सर्विसेज, पर्यावरणीय वस्तुओं और सेवाओं का आर्थिक मूल्यांकन करना। तो जो पर्यावरणीय वस्तुएं और सेवाओं का आर्थिक मूल्यांकन करने के लिए इसका प्रयोग होता है, पर्यावरणीय मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। 10 नंबर प्रश्न है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हेल्प इन, तो लागत लाभ विश्लेषण किस चीज़ में सहायता करता है, तो किस चीज़ में सहायता करता है, ये करता है मेकिंग इन्फॉर्म इन्वायरमेंटल डिसीजन, तो सूचित इन्वायरमेंट पर्यावरणीय निर्णय लेने में ये मदद करता है। तो कॉस्ट बेनिफिट जो है उसमें क्या होता है, सूचित पर्यावरणीय निर्णय लेने में आपकी मदद होती है इसमें। 11 नंबर प्रश्न है, पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र क्या दिखाता है, तो ये दिखाता है कि जैसे जैसे कुजनेट है ना, ये बताया, इसने नियम दिया था कि पहले जैसे जैसे पैसा बढ़ता है तो लोग जो पर्यावरण उसको नुकसान पहुंचता है, लेकिन बाद में लोग जागरूक हो जाते हैं ज़्यादा पैसा आने के बाद में, लेकिन फिर वो क्या करते हैं, पर्यावरण संरक्षण की बातें करते हैं, तो पर्यावरण प्रदूषण घट जाता है। तो आपको पता है एक लिमिट तक इंसान पैसा कमाएगा तो क्या करेगा, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा, खूब प्रोडक्ट वगैरह, लेकिन उसके बाद में वो क्या करता है, प्रकृति में सुख ढूंढना शुरू कर देता है, इसीलिए उसको पर्यावरण प्रदूषण वो कम हो जाता है। तो यही चीज़ दिखाता है कुजनेट्स का, पहले आय बढ़ती है तो पर्यावरण घटता, पर्यावरण से संबंधित चीज़ें वो घटती हैं, प्रदूषण बढ़ता है और फिर घट जाता है।
12 नंबर प्रश्न की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिमिटेशन ऑफ EKH, इन्वायरमेंटल कुजूट हाइपोथेसिस की क्या सीमा है एक, तो क्या सीमा है? ऑप्शन नंबर बी है अज्यूम्स ऑटोमेटिक इंप्रूवमेंट इन एनवायरनमेंट विद ग्रोथ, ये मानता है कि आर्थिक विकास से पर्यावरण अपने आप सुधर जाता है। तो इसकी यही सीमा है कि इसने क्या होता है कि लोगों के पास पैसा आएगा तो पर्यावरण सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा होना जरूरी है भी नहीं या नहीं भी, हो सकता है कि काफ़ी बार ऐसा इससे विपरीत भी होता है। 13 नंबर प्रश्न है, सतत विकास का क्या अर्थ होता है? सतत विकास का अर्थ होता है ऐसा विकास करना जो वर्तमान की आवश्यकता को पूरा भी करे और भविष्य की क्षमताओं को नुकसान भी ना पहुंचाए। तो इसका सही आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी होगा। जैसे कि आपके पास मैंने एक उदाहरण देके बताया था पिछले वाले वीडियो में, 2 नंबर वीडियो में, उसको ज़रूर से देख लेना क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छे से मैंने चीज़ों को और एक्सप्लेन किया है। ये वीडियो इसलिए बनाया ताकि इसमें हार्ड पर्सन को ले सकूं अगर हार्ड पेपर आ जाए तो आपके पास अगर 10 लीटर कोई पानी है तो आप उसमें से 2 लीटर खुद यूज कर लो और आगे आने वाले आपकी जनरेशन के लिए 8 लीटर पानी को छोड़ दो। तो ऐसे संसाधन है, कुछ आप यूज कर लो और कुछ आने वाली जनरेशन के लिए छोड़ दो। उसी को क्या कहा जाता है? सतत विकास के नाम से जाना जाता है। 14 नंबर प्रश्न की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का प्रमुख सिद्धांत है? तो कौन सा होता है? पीढ़ीगत समानता। मतलब आपके, मैंने उसमें भी पिछले वीडियो में उदाहरण देके समझाया था, एक बार फिर समझा देता हूँ। आपके दादाजी को जो इन्वायरमेंट मिला, जो वातावरण मिला, वो आपके पापा को मिले, आपके पापा को भी मिला वो आपको खुद को मिले, और आपके खुद को मिला वो आपके बच्चों को मिले। तो सेम इन्वायरमेंट मिले, उसी को क्या कहा जाता है? सेम संसाधनों का आप उपयोग कर सको, स्वच्छ हवा मिल सके, स्वच्छ पानी मिल सके, स्वच्छ शिक्षा आपको प्रदान हो सके, वही क्या चीज़ होती है? इसे क्या कहा जाता है? जो सतत विकास होता है पीढ़ीगत समानता में कार्य करता है। टेक्निकल प्रश्न अच्छे से याद कर लेना इसको। 15 नंबर प्रश्न है, पर्यावरणीय आर्थिक निर्णय लेने में कौन सा उपकरण उपयोगी होता है? तो कौन सा होता है? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, वो आपको आर्थिक निर्णय लेने में वो उपकरण है उपयोगी होता है। तो इसका सही आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ये था इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट से संबंधित वीडियो नंबर 3। बाकी की 2 वीडियो आपका उसका लिंक का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। MCQ की PDF और टेलीग्राम पे डाल दिया, तो वो भी ज़रूर से जाकर पढ़ लेना। धन्यवाद। केस में क्या होता है कि कोई भी कंपनी हो गई या कोई भी जो संस्था है उसमें पर्यावरण संबंधी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि वो ज़्यादा पर्यावरण को प्रदूषण ना करें। ज़्यादा के ज़्यादा जो उद्योग होते हैं, जैसे ईंट भट्ठे के उद्योग होते हैं, इससे क्या निकलता है? धुआं निकलता है। तो उसको कंट्रोल करने का कार्य किसका होता है? EMS प्रणाली का ही होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। पर्यावरणीय प्रदूषण में सुधार करने के लिए, इम्प्रूव द इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस के लिए आपको किसका प्रणाली का यूज किया जाता है? EMS प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। अगले वाला प्रश्न है, ISO 14001 मानक किससे संबंधित है? तो 14001 मानक का वो किससे संबंधित है? इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली से संबंधित होता है। वो कौन सा मानक होता है? ISO 14001 मानक है, वो पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली से संबंधित। अगले वाला प्रश्न है, ISO 14000 श्रृंखला का उद्देश्य क्या है? द पर्पज ऑफ द ISO 14000 सीरीज, तो क्या उद्देश्य होता है इसका? वैश्विक पर्यावरण मानकों को सुनिश्चित करना, सुव्यवस्थित करना, स्ट्रीमलाइन द ग्लोबल इन्वायरमेंट स्टैंडर्ड्स। तो जो पूरी दुनिया है, वैश्विक दुनिया है, उसके अंदर जो कोई भी उद्योग धंधे होते हैं उनसे संबंधित जो भी मानक बनाए गए हैं उसको क्या करना? व्यवस्थित करने से संबंधित कौन सा मानक होता है? 14000 मानक होता है। तो इसका ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये पार्ट 2 है, इसका पार्ट 1 है। उसका मैंने पहले जो कराया है उसका लिंक वो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर वो प्लेलिस्ट देख लेना, आपको और ज़्यादा चीज़ों को पता चल जाएगा। मैंने बहुत डिस्क्रिप्शन से बताया चीज़ों को। 4 नंबर प्रश्न की बात करूं, पर्यावरण प्रबंधन की आर्थिक बीमा क्या सुनिश्चित करती है? द इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ द एनवायरनमेंट मैनेजमेंट इंश्योर्स, तो इकोनॉमिक डायमेंशन एनवायरनमेंट मैनेजमेंट की क्या इंश्योर करती है? ये इंश्योर करती है पर्यावरणीय लागत और लाभों का आंकलन करना। तो असेसिंग द इन्वायरमेंटल कॉस्ट एंड बेनिफिट, तो जो पर्यावरण है उस पर किस किस प्रकार की लागत लग रही है और उसका क्या क्या लाभ होते हैं, इन सब चीज़ों का आकलन किया जाता है इकोनॉमिक डायमेंशन पे। समझ में आ गया? तो मतलब आप इन्वायरमेंट पे, जैसे इन्वायरमेंट आपने पौधारोपण का कार्यक्रम लॉन्च किया, उस पर अपने पैसे खर्च किए, लेकिन उससे कितना फ़ायदा हो रहा है इन्वायरमेंट को या अपनी सोसाइटी को, उसी को क्या कहा जाता है? इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ इन्वायरमेंट मैनेजमेंट के नाम से उसको जाना जाता है। 5 नंबर प्रश्न है, जीवन चक्र विश्लेषण LCA किसका मूल्यांकन करता है? तो द लाइफ साइकिल एनालिसिस LCA एवेलेट्स।
तो लाइफ साइकिल क्या होती है, कोई भी उत्पाद हो गया उसको बनाने से लेकर उसके डिस्पोजल तक, मतलब उसको ख़त्म होने तक उसकी जो पूरी प्रक्रिया होती है, उसमें पर्यावरण को क्या नुकसान हुए, क्या फ़ायदे हुए, उसको क्या कहा जाता है, लाइफ चक्र, जीवन चक्र विश्लेषण के नाम से जाना जाता है। तो इसका क्या होगा, उत्पाद के जीवन चक्र का पर्यावरणीय प्रभाव। तो कोई भी, जैसे कि कोई भी बिस्कुट है, तो बिस्कुट को आपने बनाया, पहले आप प्रोडक्ट को लेकर आए, या ये समझिए आप कोई भी एक कपड़े का उदाहरण दूंगा, कपड़े बनाने के लिए आपने सबसे पहले कॉटन को बोया, तो कॉटन कपास को बोया तो उसमें फर्टिलाइजर वगैरह का यूज हुआ, पानी वगैरह का यूज हुआ, इससे पर्यावरण का क्षरण हुआ। फिर उस कपास को आपने सफाई वगैरह के लिए, बीनने के लिए भेजा, तो उसमें मशीनों से इलेक्ट्रिसिटी लगती है, तो उसके अंदर पर्यावरण प्रदूषण हुआ। फिर उसको आपने बीन कर धागे बनाकर आपकर जो बुनने वाली कंपनी के पास भेजा, तो वहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन में जो पर्यावरण प्रदूषण हुआ। फिर उसके रंगाई पुताई कार्य हुआ, तो उसमें जो वेस्ट निकला उससे पर्यावरण प्रदूषण हुआ। तो यही है, वहाँ से लेकर उस कपड़े को बाजार में बेचा तो प्रदूषण, फिर उसको पहनकर मिट्टी वगैरह में गाड़ दिया तो प्रदूषण, या जला दिया तो प्रदूषण। तो यही है, जो कपड़ा था वो एक उत्पाद था, उसका पूरा जीवन चक्र में उसने कितना पर्यावरण पर प्रभाव डाला, वही कहलाता है जीवन चक्र विश्लेषण। 6 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण प्रबंधन योजना EMP, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान, किस चीज़ को शामिल करती है, तो किसको करती है, पर्यावरणीय जोखिमों को कम करने का उपाय इसमें लागू होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी होगा। पर्यावरण को जोखिम किस प्रकार से कम किया जाता है, वो सारे के सारे जो मेजरमेंट्स हैं उसको प्रयोग किया जाता है इसमें। 7 नंबर प्रश्न है, सामाजिक सांस्कृतिक बीमा किस पर केंद्रित होती है, द सोशियो कल्चरल डायमेंशन फोकस ऑन। तो सोशियो कल्चरल डायमेंशन कहाँ पर फोकस होती है इन सब चीज़ों का, तो इसका फोकस होता है, इसका सही आंसर क्या होगा, स्थानीय समुदाय और संस्कृति मूल्यों का समावेश, इंक्लूजन ऑफ लोकल कम्युनिटी एंड कल्चरल वैल्यूज। तो आपको पता है, कोई भी जो समाज है, जैसे विश्नोई समाज है, वो समाज क्या करता है, पर्यावरण को बचाने के लिए कार्य करता है। तो वही समाज है, संस्कृति है, वो पर्यावरण को बचाने का कार्य करती है, उसी को क्या कहा जाता है, सामाजिक संस्कृति बीमा के नाम से जाना जाता है। अगले वाला है, ISO 14001 प्रमाणन प्राप्त करने के लिए किस सिद्धांत की आवश्यकता होती है, तो किस सिद्धांत की आवश्यकता होती है, निरंतर सुधार की, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की। मतलब आपको अपनी कंपनी में लगातार पर्यावरण से संरक्षण से संबंधित आपको लगातार कार्य करने होंगे, तभी आप इस ISO मार्क को प्राप्त कर सकते हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, लगातार सुधार करते रहने होंगे आपको। 9 नंबर प्रश्न है, नैतिक व नैतिक बीमा संबंधित होती है, द इथिकल एंड द मोरल डायमेंशन रिलेट्स। तो किससे संबंधित होती है, पर्यावरणीय न्याय और भावी पीढ़ी की जिम्मेदारी से संबंधित होती है। तो द इन्वायरमेंटल जस्टिस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड द फ्यूचर जनरेशंस। तो आपको क्या होगा, नैतिक और नैतिक बीमा क्या होगी, कि आप इस समय हो वो किस प्रकार से जो संसाधन है, जैसे पानी हो गया, पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, लोहा चांदी, जो भी खनिज हो गए, उनको किस तरीके से प्रयोग करते हो कि आने वाली पीढ़ियाँ वो भी अच्छे से उनका उपयोग में कर सकें। आपने ऐसा नहीं कि पूरा वायु प्रदूषण कर दिया, समुद्रों को ख़त्म कर दिया, खनिज बचाए नहीं, तो इससे क्या आने वाली पीढ़ियों को उनका भुगतान करना होता है। तो यही कहा जाता है कि आप उनको अच्छे से प्रयोग करोगे, तो यही आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है। अगले वाला प्रश्न है, जीवन चक्र विश्लेषण LCA का क्या चरण होता है, तो जीवन चक्र विश्लेषण का क्या चक्र होता है, तो इसका सही आंसर होगा, कच्चा माल उत्पादन, उपयोग और निपटान। तो मैंने बताया था कि कपास को अपने कच्चे माल को उगाया, फिर उसका उत्पादन किया, आपने कपड़े का निर्माण किया, फिर लोगों ने उसको उपयोग किया और फिर उसको निपटान कर दिया, उसको जला दिया, रिसाइकल के लिए भेज दिया। ये सब किस में आता है, जीवन चक्र विश्लेषण में आता है। रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन, यूज एंड डिस्पोजल, सारे के सारे फैक्टर वो किससे संबंधित हैं, लाइफ साइकिल एनालिसिस से संबंधित हैं। 11 नंबर प्रश्न है, राजनीतिक और कानूनी बीमा में क्या शामिल होता है, द पॉलिटिकल एंड द लीगल डायमेंशंस इन्वॉल्व्स। तो जो राजनीतिक और कानूनी बीमा में क्या शामिल होता है, पर्यावरणीय, कानूनी और सरकार नीतियों का अनुपालन करना। तो सरकार है वो हर प्रकार की इंडस्ट्री हो गई, उसके से संबंधित क्या कानून लागू करती है, उससे संबंधित सरकार वो नियमों को लागू करके रखती है कि हर इंडस्ट्री है उसको किस किस प्रकार के नियमों का पालन करना चाहिए, जो मजदूर होंगे उनकी सेफ्टी का ध्यान में रखना चाहिए,
पर्यावरण को प्रदूषण कम करने के लिए जो सोलर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह उनका ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। तो यही होता है कानूनी और राजनीति बीमा। पॉलिटिकल एंड लीगल डायमेंशन में क्या होता है, कंप्लायंस विद द एनवायरमेंटल लॉ एंड द गवर्नमेंट पॉलिसीज। पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली ईएमएस का प्रमुख लाभ क्या होता है, एक की बेनिफिट ऑफ एन ईएमएस इज। तो ईएमएस का प्रमुख लाभ क्या होता है, संसाधन दक्षता और जोखिम को कम करना, रिसोर्सेज एफिशिएंसी एंड द रिस्क रिडक्शन। तो आपको क्या करना होता है, ईएमएस का जब आप प्रयोग करते हो तो संसाधनों का आप अच्छे से प्रयोग कर सकते हो। जैसे आपके पास एक समझ लो चमड़ा उद्योग है, मतलब आप लेदर के बेल्ट वगैरह जूते बनाते हो, तो उसमें जो पानी का उपयोग होता है आप उसको वेस्ट ट्रीटमेंट कर लेते हो, मतलब उस पानी का आपको ट्रीटमेंट करके रिसाइकल करके फिर से यूज़ कर लेते हो। तो इससे क्या हुआ, संसाधन उसका फिर से प्रयोग हुआ, साथ के साथ उस जो वेस्ट मटेरियल है, जो पानी था वो नदी में बहाते, कोई नाले में बहाते, और वो उससे क्या होता, जो नदी का प्रदूषण बढ़ता या लोगों को नुकसान पहुँचता, तो इससे जोखिम भी कम होता है। तो ईएमएस प्रणाली से संसाधनों की दक्षता बढ़ती है और जोखिम कम होता है, रिसोर्सेज एफिशिएंसी एंड रिस्क रिडक्शन होता है। 13 नंबर प्रश्न, ISO 14001 पर्यावरण नीति होनी चाहिए, तो ये किससे संबंधित होती है नीति, एन ISO 14000 द एनवायरमेंट पॉलिसी मस्ट बी। तो किससे संबंधित होती है, कमिटेड टू बाय द टॉप मैनेजमेंट। तो जो कंपनी के उच्च अधिकारी होते हैं उनकी ये दायित्व होता है कि वो कंपनी से संबंधित जितने भी नियम कायदे हैं पर्यावरण से संबंधित उनका अनुपालन करना चाहिए। तो कमिटेड टू द टॉप मैनेजमेंट से संबंधित होगा। अगले वाला, जीवन चक्र LCA का उपयोग किया जाता है। तो जीवन चक्र LCA का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, लाइफ साइकिल एनालिसिस इज यूज्ड बाय। तो किसके द्वारा किया जाता है, उत्पादकों के पर्यावरणीय पदचिन्ह की तुलना करने के लिए। कंपेयर द एनवायरमेंट फुटप्रिंट ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब कोई भी उत्पाद है, कोई प्रोडक्ट बनाया, उसने फुटप्रिंट का अर्थ क्या होता है, उसने कितना कार्बन उत्सर्जन किया इस पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए, फायदा करने के लिए। तो उसी चीज़ को कहा जाता है कंपेयर द एनवायरमेंटल फुटप्रिंट ऑफ द प्रोडक्ट। तो प्लास्टिक होगा, उसके फुटप्रिंट ज़्यादा होंगे, वो कार्बन उत्सर्जन कम करता है। बायोडिग्रेडेबल, ऐसी चीज़ें जो जल्दी से गल जाती हैं, जैसे जूट से बने हुए प्रोडक्ट, वो कम वायु प्रदूषण करेंगे। तो समझ में आ गया ना आपको, यही क्या कहलाता है, LCA कहलाता है। अगले वाला है तकनीकी बीमा संबंधित है, द टेक्नोलॉजी डायमेंशंस आर रिलेट्स टू। तो टेक्नोलॉजी डायमेंशन किससे संबंधित होगा, इसका सही आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, ग्रीन टेक्नोलॉजी फॉर पोल्यूशन कंट्रोल। तो तकनीकी बीमा क्या होगी, प्रदूषण नियंत्रण के लिए जो आप हरित प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हो, ग्रीन टेक्नोलॉजीज का प्रयोग करते हो, उसी को क्या कहा जाता है, तकनीकी बीमा के नाम से जाना जाता है। 16 नंबर प्रश्न की बात करूं, पर्यावरण प्रबंधन योजना EMP का विकास किस चरण में होता है, एन एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्लान EMP इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग। तो किस में होता है, प्रोजेक्ट प्लानिंग के दौरान होता है। तो आपको पता है जो पर्यावरण प्रबंधन योजना है वो हम कोई भी प्रोजेक्ट जब बनाएंगे उसी के समय इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि भैया अगर अपन मान लो कोई प्लांट लगाने जा रहे हैं कपड़ा बनाने का, तो उसमें पहले करेंगे कि आपको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना है। तो प्रोजेक्ट बनाते समय इन सब चीज़ों को EMS प्रणाली को आपको अच्छे से यूज में लेते हैं, लागू की जाती है। तो इसका क्या होगा, परियोजना नियोजन में, प्रोजेक्ट प्लानिंग में EMP का यूज किया जाता है। 17 नंबर प्रश्न है, ISO 14000 श्रृंखला किस संगठन द्वारा जारी की जाती है, द ISO 14000 सीरीज इज इशूड बाई। तो किसके द्वारा की जाती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन के द्वारा इसको जारी की जाती है। 18 नंबर प्रश्न है, पर्यावरणीय प्रभावों को परिभाषित किया जाता है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इज डिफाइंड एज। तो पर्यावरणीय प्रभावों को किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है, पर्यावरण पर किसी भी गतिविधि का कोई भी परिवर्तन ना हो, एनी चेंज टू बी द एनवायरमेंट फॉर्म एंड एक्टिविटी। तो पर्यावरण गतिविधि पे किसी भी प्रकार का कोई पर्यावरण परिवर्तन नहीं हो, उसी को क्या कहा जाता है, पर्यावरण प्रभाव के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया। 19 नंबर प्रश्न है, ISO 14001 के तहत पर्यावरणीय अंकेक्षण का उद्देश्य क्या है, द पर्पज ऑफ इन्वायरमेंटल ऑडिट अंडर ISO 14001 इज टू। तो क्या होता है इसका, EMS को अनुपालन करना, प्रभावशीलता से स्थापित करना, वेरीफाई EMS कंप्लायंस एंड इफेक्टिवनेस।
तो आपको मैंने बताया था सरकार के द्वारा, हर सरकार के द्वारा जो अलग अलग ट्रिब्यूनल होते हैं, एयर ट्रिब्यूनल, वाटर ट्रिब्यूनल हो गया, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो गया, ये सब क्या होते हैं, मानक जारी करते हैं। जैसे अगर आपकी सीमेंट की फैक्ट्री है तो सीमेंट की फैक्ट्री में किस किस प्रकार के पर्यावरण से प्रबंधन से संबंधित नियम हो गए, कानून हो गए, उनको अनुपालन करना चाहिए फैक्ट्री के द्वारा, वो सब सरकार के द्वारा बताए जाते हैं। अब क्या होता है, जब प्रोजेक्ट बनाया गया तो उन सब का लागू किया गया, तो हर साल उनकी ऑडिट की जाती है और अधिकारियों के द्वारा कि उन सब नियमों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। वही क्या कहलाती है, इन्वायरमेंटल एडिट अंडर ISO 14001। समझ में आ गया। तो EMS का अनुपालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको अच्छे से लागू किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, वही इसके तहत आती है। 20 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण प्रबंधन का केंद्रीय लक्ष्य क्या है। द सेंट्रल गोल ऑफ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट इज, तो इन्वायरमेंट मैनेजमेंट का लक्ष्य क्या होता है, अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब टिकाऊ विकास प्राप्त करना। टिकाऊ विकास क्या होता है, ऐसा विकास करना जिससे क्या आने वाली पीढ़ियां हैं उसको भी लाभ मिल सके। समझ में आ गया। ऐसा नहीं कि आपने पर्यावरण को इतना खत्म कर दिया कि आने वाली पीढ़ियों के पास कुछ बचा ही नहीं। समझ में आ गया आपको या नहीं आया, कमेंट बॉक्स में जोर से बताना। यूनिट नंबर फर्स्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी है, यूनिट नंबर सेकंड शुरू करेंगे अपन। इसका क्या है, यूनिट नंबर सेकंड में पर्सन है द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ EIA। तो EIA का जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, तो इसके होते हैं पर्यावरणीय प्रभावों को पहचानना और कम करना, आइडेंटिफाई एंड मिटिगेट द इन्वायरमेंट इम्पैक्ट्स। तो पर्यावरणीय जो प्रभाव हैं उनको पहचानना और कम करना क्या कहलाता है, EIA के द्वारा हो। तो जो EIA की फुल फॉर्म क्या होती है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के नाम से इसको जाना जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में क्या देखा जाता है कि कोई भी प्रोजेक्ट आप लॉन्च करने जा रहे हो, जैसे सीमेंट की फैक्ट्री लगाने जा रहे हो, तो इसके आसपास क्या किस प्रकार का इन्वायरमेंट पर्यावरण पे प्रदूषण पड़ेगा। तो जैसे सीमेंट की फैक्ट्री होगी, उसके आसपास आपको पता है जो ज़मीन वगैरह है उस पर धूल मिट्टी उड़ के जाएगी, तो वो ख़राब हो जाएगी, वहाँ से लोगों को आपको उठाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं वो इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करती हैं। तो इसका सही क्या होगा, पर्यावरण प्रभावों को पहचान करना और कम करना उन्हें। EIA की प्रक्रिया में क्या शामिल है, द EIA प्रोसेस इंक्लूड्स। तो क्या होता है, स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, प्रभाव विश्लेषण, मिटिगेशन। मतलब स्क्रीनिंग का अर्थ क्या होता है, जब भी आप प्रोजेक्ट लॉन्च करोगे तो सबसे पहले देखोगे कि यहाँ पर ऐसी ज़मीन है, ऐसी जगह है, यहाँ पर क्या क्या प्रकार के इन्वायरमेंट पे पोल्यूशन हो सकता है। फिर स्कोपिंग मतलब किस प्रकार का स्कोप है वो पर्यावरण को कम करने से संबंधित है। दूसरा इम्पैक्ट, तो इम्पैक्ट क्या होगा कि भाई कितना प्रकार का प्रभाव है वो इन्वायरमेंट पे पड़ने वाला है, इन सब चीज़ों को देखा जाएगा। फिर क्या होगे, आपको उसका एनालिसिस करोगे, उसका विश्लेषण करोगे, और अगला क्या, मिटिगेशन, मतलब उसको कम करने का प्रयास करोगे। तो यही आता है EIA प्रोसेस के अंतर्गत है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, रट लेना ये वाला। सामाजिक प्रभाव आंकलन, ऐसा ये किससे संबंधित है, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट किससे संबंधित होता है, तो किससे संबंधित होता है, समुदाय और संस्कृति प्रभावों का मूल्यांकन करना, इवोल्यूटिंग द कम्युनिटी एंड द कल्चरल इम्पैक्ट। तो समुदाय, कोई भी समुदाय है और कोई भी संस्कृति है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको जैसे आपने कोई बांध बनाया, तो बांध बनाते हो तो आपको पता पूरे के पूरे गांव खाली करा दिए जाते हैं, तो वहाँ पर कि उसकी प्रकृति पर या पेड़ वगैरह को भी काटना पड़ता है, तो वो भी नुकसान होता है। तो कोई भी समुदाय व संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ता है आपके डेवलपमेंट का, उसे क्या कहा जाता है, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट के नाम से जाना जाता है। तो जहाँ पे आपको ऐसा ये दिखे और समुदाय का नाम जहाँ पर दिखे उस ऑप्शन को टिक कर देना। 4 नंबर प्रश्न है, SR कोऑपरेटिव सामाजिक उत्तरदायित्व में क्या शामिल होता है, कोऑपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड। तो क्या होगा, पर्यावरण, शिक्षा और स्वास्थ्य में योगदान करना। तो आपको पता है बड़ी बड़ी जो इंटरनेशनल कंपनीज होती हैं ये किन किन चीज़ों का ध्यान रखती हैं, ये पर्यावरण का ध्यान रखती हैं, उनके कर्मचारी हो गए उनकी शिक्षा का ध्यान रखती हैं और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखती हैं, ताकि अगर ये तीनों चीज़ें सही होंगी तो उनके कर्मचारी स्वस्थ होंगे, कर्मचारी खुशहाल होंगे, अगर खुशहाल होंगे तो अच्छे से कार्य करेंगे। तो SRC में CSR में ये तीनों की तीनों चीज़ें आने वाली हैं। 5 नंबर प्रश्न है, बेनिफिट ऑफ इन्वायरमेंटल ऑडिट। तो इन्वायरमेंट ऑडिट का क्या बेनिफिट होता है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुपालन करना, सुनिश्चित करना और जोखिम को कम करना, इंश्योरिंग कॉम्प्लाइंस एंड द रिड्यूसिंग रिस्क। तो ये क्या करती है, जो इन्वायरमेंट का जो पर्यावरणीय ऑडिट होता है इससे क्या होता है, ये जोखिम होता है उसको कम करने का प्रयास करती है,
साथ के साथ अनुपालना को मानती है। तो मैंने बताया था ना कि ऑडिट की जाती है हर साल, कि कानून को जो नियम कायदे उनको माना जा रहा है नहीं माना जा रहा है, साथ के साथ जोखिम को भी कम करने का प्रयास करती है। ये प्रश्न पहले करवा दिया था मैंने। भारत में ईआईए की अनिवार्यता किस वर्ष से शुरू हुई? तो किस वर्ष से शुरू हुई? 1994 में ईआईए का जो एक्ट है वो लागू किया गया। ईआईए का जो नियम कायदे है वो लागू होना शुरू हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर है, इसको अच्छे से याद कर लेना। 1994 से ईआईए लागू होनी शुरू हुई। 7 नंबर प्रश्न है, ईआईए में स्कोपिंग का क्या उद्देश्य होता है? द पर्पज ऑफ स्कोपिंग इन ईआईए। तो ईआईए में क्या होता है? महत्वपूर्ण मुद्दों और अध्ययन सीमा को परिभाषित करना। मतलब ईआईए में क्या, स्कोपिंग का क्या अर्थ होता है कि महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं, कि भाई जैसा कि है कि जो आपको पता, आपने, मैंने सीमेंट की फैक्ट्री वाला एग्जांपल से समझाने वाला हूँ, आपने दिया, या फिर ऐसे में बांध वाला एग्जांपल ले लो, तो वहाँ के लोग वहाँ पर क्या करेंगे? विरोध करेंगे। या पहाड़ों में आप, जैसे कि कश्मीर में या फिर लद्दाख में अगर आप बांध बना रहे हो, तो उससे क्या होता है, वहाँ की जो भूमि है वो क्या होती है? लैंडस्लाइड बहुत होता है, भूसंकलन बहुत होता है। तो पानी के दबाव से भूसंकलन हो सकता है। आपने देखा था थोड़े से दिन पहले कि लोगों के घरों में दरार आने लग गई थी। तो यही सब चीज़ें क्या होती हैं? स्कोपिंग के अंतर्गत आती हैं। महत्वपूर्ण मुद्दों की अध्ययन करना और सीमा को परिभाषित करना। 8 नंबर प्रश्न है, सीएसआर गतिविधि के लिए भारत में कंपनियों को कितना खर्च करना आवश्यक होता है? तो सीएसआर गतिविधियों के लिए जो आपको सोशल कंट्रीब्यूशन कितना करना होता है? कितना परसेंटेज करना होता है? 2% पैसा आपको सोशल चीज़ों पे, सोशल वर्क्स पे लगाना होगा। और ये कौन से एक्ट के तहत लागू हुआ? 2013 एक्ट के तहत लागू हुई है ये चीज़। पर्यावरणीय ऑडिट के प्रकार है, टाइप ऑफ एनवायरमेंट ऑडिट्स आर इंक्लूड। तो किस प्रकार के होंगे? उसमें अनुपालन करना, प्रदर्शन व प्रबंधन ऑडिट करना, कॉम्प्लायंस, परफॉर्मेंस एंड मैनेजमेंट ऑडिट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, अच्छे से याद कर लेना, टेक्निकल प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न है, एसआईए का प्रमुख फोकस क्या होता है? द की फोकस ऑफ एसआईए इज। तो एसआईए का की फोकस क्या होता है? स्थानीय समुदाय के पर प्रभाव। तो जो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, इसमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि मैंने बताया था ना कि बांध बनाया गया तो वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपने जैसे लद्दाख में बनाया तो वहाँ पर क्या हो गई, वहाँ के लोगों के जो घर वगैरह उनमें दरार आने लग गई, और जो वायु, जो वहाँ पे जानवर वगैरह हैं या परिस्थितियाँ, उसमें भी प्रभाव पड़ा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखा जाता है। किसके तहत आता है? एसआईए के तहत आता है, जहाँ पर क्या देखा जाता है? जो स्थानीय जो समुदाय है उस पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। 11 नंबर प्रश्न है, ईआईए रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? द ईआईए रिपोर्ट इज कॉल्ड। तो ईआईए रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? पर्यावरणीय प्रभाव विवरण, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट। तो ईआईए क्या होती है? इन्वायरमेंट इम्पैक्ट स्टेटमेंट के नाम से इसकी जाना जाता है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। 12 नंबर प्रश्न है, भारत में पर्यावरणीय ऑडिट कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? हु इनोग्रेट द इन्वायरमेंट ऑडिट प्रोग्राम इन इंडिया। तो किसने लॉन्च किया ये? सीपीसीबी के द्वारा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। किसकी? ईआईए जो रूल ईआईए ऑडिट की शुरुआत की गई, इन्वायरमेंट ऑडिट की शुरुआत की गई। तो पोल्यूशन से संबंधित जितने भी नियम होते हैं उनको कंट्रोल करने का कौन सा बोर्ड कार्य करता है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वो इसको कंट्रोल करने का कार्य करता है। 13 नंबर प्रश्न है, सीएसआर गतिविधियों का क्या उदाहरण है? एग्जाम्पल ऑफ सीएसआर एक्टिविटीज इंक्लूड। तो सीएसआर गतिविधियों का क्या उदाहरण है? ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा, स्वच्छता व वनीकरण, एजुकेशन, सैनिटेशन एंड द एफॉरेस्टेशन है, वो सीएसआर गतिविधियों में शामिल होता है। तो मैंने बताया था, शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गया, वनीकरण हो गया। कोई भी कंपनी है वो बच्चों को शिक्षा देगी, स्वच्छता का ध्यान रखेगी, और वन पे एफॉरेस्टेशन, जो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने का कार्यक्रम लॉन्च करेगी। तो आपको पता है काफ़ी ज़्यादा जो ये कंपनियाँ होती हैं, अलग अलग कंपनियों के द्वारा वनों को बचाने का कार्यक्रम जोर से लॉन्च किया जाता है। 14 नंबर प्रश्न है, द इम्पोर्टेंस ऑफ ईआईए। ईआईए का क्या महत्व होता है? टिकाऊ विकास को सुनिश्चित करना, इंश्योर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब ऐसे डेवलपमेंट्स को, ऐसे जो विकासों को महत्व देना जिससे कि आने वाली भविष्य वाली पीढ़ियों को भी फायदा मिल सके इस तकनीक का या इन्वायरमेंट का। 15 नंबर क्या? पर्यावरणीय ऑडिट का चरण नहीं होता। तो क्या क्या चरण नहीं होता है?
योजना बनाई जाती है, बिल्कुल कोई भी चीज़ करने से योजना होनी चाहिए। तो पर्यावरण ऑडिट की भी योजना होती है। डाटा का संग्रहण करना, तो आप ऑडिट करोगे तो भाई डाटा का तो संग्रह करोगे ही आप उसमें। रिपोर्टिंग करना भाई रिपोर्ट भी पेश करोगे। लेकिन प्रोडक्ट मार्केटिंग से जैसा कहाँ पे भी सब दिख जाए वो पे उसका इन्वायरमेंट से कोई भी महत्व नहीं है। इन्वायरमेंट में अगर आपको इन्वायरमेंट सब दिख जाए, मार्केटिंग सब दिख जाए आपको, तो उसको ऑप्शन को गलत कर देना आपको इन्वायरमेंट के में, ये याद रख लेना। ईआईए में सार्वजनिक सुनवाई का क्या उद्देश्य होता है? द पर्पज ऑफ पब्लिक हियरिंग इन ईआईए इज, तो क्या होता है? स्थानीय समुदाय की चिंताओं को सुनना। एड्रेस लोकल कम्युनिटी कंसर्न, तो जो स्थानीय समुदाय होते हैं उनकी चिंताओं को सुनने से संबंधित क्या होता है? पब्लिक हियरिंग को जाना जाता है कि आप जो स्थानीय मुद्दे हैं, उनकी चिंताएं हैं लोगों की, उनको सुन रहे हो। तो आपने बांध बनाया, उसमें सुना, तो आपने भाई बांध को क्या तो उसकी जो छोटा करोगे, मतलब उसका कम कैपेसिटी का बनाओगे, या फिर हो सकता है आप कहीं और ट्रांसपोर्ट कर दो उसको, या फिर लोगों को और नई जगह ले जाकर आप बसाने का कार्य करो। तो ये सब चीज़ें हैं वो इसके अंतर्गत आएंगी, पब्लिक हियरिंग के अंतर्गत आती हैं। 17 नंबर प्रश्न है, CSR के तहत कंपनियों को अपनी रिपोर्ट कहाँ दाखिल करनी होती है? तो वेयर द मोस्ट कंपनीज फाइल द CSR रिपोर्ट इन इंडिया, तो कहाँ करती हैं? MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंदर जो कंपनी है वो अपनी रिपोर्ट को दाखिल करती हैं। पर्यावरणीय ऑडिट में अनुपालन ऑडिट क्या जांचता है? तो कंप्लायंस ऑडिट इन द एनवायरनमेंट ऑडिट चेक, तो किस चीज़ का जांच की जाती है? उसमें जांच की जाती है कानून और विनियम आवश्यकताओं का पालन। तो मैंने ये बताया था कंप्लायंस ऑडिट होता है, इसमें क्या जो कानूनी और जो नियम कायदे जो बनाए गए हैं, क्या उनका अनुपालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो किस में आता है? कंप्लायंस ऑडिट के अंतर्गत आता है। अच्छे से याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19 नंबर प्रश्न है, EIA किस प्रकार की परियोजना के लिए अनिवार्य है? तो किस प्रकार की परियोजना के लिए EIA अनिवार्य होता है? बड़ी बुनियादी ढांचा और औद्योगिक परियोजनाओं के लिए EIA अनिवार्य होता है। तो बड़े बड़े आपको उद्योग होते हैं, उनके अंदर EIA इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को लागू करना ज़रूरी होता है। तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला भी, कि EIA कहाँ लागू होता है? बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो गए, उद्योग हो गए, उनमें इसको लागू किया जाता है। 20 नंबर प्रश्न है, भारत में पर्यावरणीय ऑडिट किस अधिनियम के तहत आता है? तो इन्वायरमेंट ऑडिटिंग इन इंडिया फॉल्स अंडर विच एक्ट, तो किस एक्ट के तहत आता है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत आता है। पर्यावरण ऑडिट है वो अधिनियम है, वो किस में आता है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत आता है। समझ में आ गए होंगे मेरे हिसाब से सारे के सारे प्रश्न। यूनिट नंबर 3 की अगर आप मैं बात करूं तो उसमें पहला प्रश्न है, वायु प्रदूषण निवारक व नियंत्रक अधिनियम 1981 किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये तो पहले दे रखा वहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं आएगा। एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, मतलब वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने से संबंधित कानून कब लागू हुआ था? 1981 में हुआ था। समझ में आ गया? 1981 में लागू हुआ था एयर पोल्यूशन से संबंधित एक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, अच्छे से याद कर लेना। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 किस आधार पर बनाया गया था? द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वाज इनेक्टेड अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, तो किसके तहत? जो आपको पता है, आपके जो राज्य नीति निर्देश तंत्र होते हैं उसमें अनुच्छेद नंबर 48A के तहत, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, पर्यावरण संरक्षण के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को लागू किया गया था। तो किस किस में बदलाव किया गया था? आर्टिकल 48A में और 51AG में। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको? 48A में और 51AG में। तो ये दोनों के दोनों राज्य नीति निर्देश तंत्र होते हैं। 48A वाला और 51AG वाला ग्रीनरी से संबंधित, ये क्या होता है? हमारे मौलिक कर्तव्यों से संबंधित होता है। खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 1989 के तहत किसे नियंत्रित किया गया है? तो हजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल 1989 रेगुलेट्स, तो किस चीज़ को रेगुलेट करता है? केमिकल एंड द बायोमेडिकल वेस्ट। तो आपको पता होता है, आप भी बैंक कोई भी हॉस्पिटल में जाते हो तो वहाँ पे बायोकेमिकल वेस्ट होता है, उसका रेड कलर का एक अलग सा बॉक्स बना होता है जहाँ पे सिरिंज वगैरह डाली जाती हैं, या फिर जो भी जो खतरनाक केमिकल वगैरह वहाँ से उस रेड वाले जो कचरे का पात्र होता है उसमें डाली जाती हैं। तो यही होता है हजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट है। ये कब लागू हुआ, ये भी प्रश्न होता है, कब लागू हुआ था? 1989 में लागू हुआ था। और पर्यावरण संरक्षण नियम कब लागू हुआ था? 1986 में लागू हुआ था।
ठीक है। एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट कब लागू हुआ था? 1981 में लागू हुआ था। सारी डेट 3 से 4 बार बोलूँगा तो अच्छे से याद हो जाएंगे आपको। जल प्रदूषण निवारक अधिनियम की प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? अब आपको ये भी याद रख लेना है कि एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन एक्ट है वो कब लागू हुआ था? 1974 में लागू हुआ था। फिर से रिवाइज करवा दूंगा बाकी में जैसे जैसे आएंगे तब तक। इसमें क्या होगा? द मेन ऑब्जेक्टिव वाटर प्रोटेक्शन एक्ट 1974 का मेन एक्ट क्या होता? जल स्रोतों को बचाना, प्रिवेंट द वाटर पोल्यूशन। तो आपको क्या करना है, जो जल स्रोत होते हैं उनको कौन से प्रदूषण, जल प्रदूषण से बचाने का कार्य होता है इसका। 5 नंबर प्रश्न है, जैव विविधता अधिनियम 2000 किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत बनाया गया था? तो जैव विविधता अधिनियम 2000 है वो किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत बनाया गया था? ये बनाया गया था CBD एक्ट 1992 के एक्ट के तहत इसको बनाया गया था। तो रियो अर्थ सबमिट होती है, रियो अर्थ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है 1992 के तहत इसको बनाया गया था। जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 अच्छे से याद कर लेना, रियो अर्थ समिट के तहत बनाया गया था। 6 नंबर प्रश्न है, वायु अधिनियम 1981 के तहत कौन सी एजेंसी प्रदूषण नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होती है? तो कौन सी एजेंसी वो वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होती है कंट्रोल करने के लिए? CPCB अच्छे से याद कर लेना, CPCB केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो एक बार फिर याद करा देता हूँ आपको, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1986 के अंतर्गत लागू हुआ था। वायु प्रदूषण एक्ट कब लागू हुआ था? 1981 में लागू हुआ था। समझ में आ गया? पानी प्रदूषण का जो एक्ट है वो कब लागू हुआ था? 1974 में लागू हुआ था। जो वेस्ट मैनेजमेंट हैजार्ड खतरनाक जो अपशिष्ट प्रबंधन का एक्ट है वो कब लागू हुआ था? 1989 में लागू हुआ था। जो जैव विविधता कानून कब लागू हुआ था? 2002 में लागू हुआ था। 2 बार रिवाइज करा दिया, 2-3 बार और करवा दूंगा ताकि और अच्छे से आपको याद हो जाएगा। ये अगले वाला प्रश्न है, प्रदूषण पर्यावरणीय संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के तहत किसे अधिकार दिए गए? तो किसे दिए गए? केंद्र सरकार को। तो केंद्र सरकार को अधिकार दिया गया सेक्शन नंबर 3 के तहत। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कौन से धारा के तहत दिया गया है? सेक्शन नंबर 3 के तहत दिया गया है। और किसको अधिकार है? केंद्र सरकार को अधिकार है कि पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित प्रबंधन से संबंधित पर्यावरण प्रबंधन से संबंधित जो कानून है, नियम कायदे कौन बनाएगी? केंद्र सरकार बनाएगी। और कौन से अधिनियम, कौन से जो आर्टिकल के तहत बनाए गए थे नियम? 48A के तहत बनाया गया था और 51AG के तहत बनाया गया था। अच्छे से याद कर लेना इनको। खतरनाक अपशिष्ट नियम 1989 के तहत अधिसूचित अपशिष्ट में क्या शामिल होता है? तो क्या होगा? सीसा, पारा व कीटनाशक। तो लेड, मरकरी और पेस्टिसाइड जहाँ पे भी आएंगे उसे हजार्डियस वेस्ट के अंतर्गत माना जाता है। मतलब ऐसे खतरनाक अपशिष्ट जो अगर सामान्यतः अगर किसी भी मनुष्य के शरीर में चले जाएं तो उसकी मृत्यु हो सकती है और वो गंभीर बीमारियों का शिकार हो सकता है। तो उसमें क्या क्या आता है? सीसा, पारा और कीटनाशक वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, सीसा, पारा और कीटनाशक। 9 नंबर प्रश्न है, जल अधिनियम 1974 के तहत प्रदूषण की परिभाषा में क्या शामिल नहीं है? तो व्हाट इज नॉट ए पोल्यूटेंट अंडर द एक्ट ऑफ वाटर एक्ट 1974। तो क्या नहीं होते हैं इसके अंतर्गत? इसमें ठोस अपशिष्ट, तो सॉलिड वेस्ट है। जैसे सॉलिड वेस्ट में बताऊं आपको क्या होता है, जो आप मोटरसाइकिल चलाते हो, गाड़ी चलाते हो तो उसमें जो धुआं उड़ता है ना, तो उसमें काला काला जो पदार्थ होता है वो सॉलिड वेस्ट में आता है। दूसरे वाला क्या है? रासायनिक अपशिष्ट, केमिकल वेस्ट। तो केमिकल वेस्ट है वो जल प्रदूषण के तहत आएगा। सॉरी, मैंने वायु प्रदूषण का उदाहरण दे दिया था इसके अंतर्गत। जल प्रदूषण में सॉलिड वेस्ट क्या होगा? आप कोई भी नदी में चले गए, वहाँ पे फूल बहा दिए, देवी देवताओं की मूर्तियाँ बहा दी, तो ये सब सॉलिड वेस्ट के अंतर्गत आते हैं। प्लास्टिक की चीज़ें बहा दी, ये सब चीज़ें क्या आएंगी? सॉलिड वेस्ट में आएंगी। अगले वाला क्या? रासायनिक अपशिष्ट। तो केमिकल वेस्ट क्या होगा? मैंने बता दिया, कंपनियाँ वो अपना कचरा है, वो जो गंदा पानी होता है वो कहाँ पर बहा देती हैं? नदियों में बहा देती हैं, वो केमिकल वेस्ट में आता है। अगला क्या होता है? जो तापीय प्रदूषण। तो गर्म पानी है वो भी अगर आप नदी में बहा देते तो उसका भी नदी के जीव जंतुओं को या उसका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है। तो इसमें नॉइज पोल्यूशन के अलावा सारे के सारे ऑप्शन है वो वायु प्रदूषण से संबंधित हैं। जैव विविधता अधिनियम 2002 का क्या उद्देश्य होता है? द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 एम्स टू। तो किसको एम करता है?
पारंपरिक ज्ञान और जैव संसाधनों के संरक्षण से संबंधित। तो प्रोटेक्ट ट्रेडिशनल नॉलेज मतलब जैव विविधता क्या होता है, जो पुराने समय के जो नियम कायदे थे, जो देवी देवताओं को मानते थे, या जैसे अपने यहाँ पे जो पीपल हो गया, तुलसी हो गया, उसका पूजन से संबंधित नियम होते हैं, तो उनको मानना हो गया, और जैव विविधता को संरक्षण करने से संबंधित हो गया। 11 नंबर प्रश्न ईपीए 1986 के तहत पर्यावरणीय अपराधों के लिए कितने साल की सजा होती है? तो कितने साल की सजा होती है? 5 साल का कारावास प्लस जुर्माना है। वो किससे संबंधित होता है? ईपीए से संबंधित होता है। जो 1986 में जो ईपीए का कानून माना गया, अगर उसको नहीं मानता कोई व्यक्ति तो उसको 5 साल की सजा प्लस उसको जुर्माना देना होता है। अच्छा प्रश्न है, याद कर लेना ये। जैव विविधता अधिनियम के तहत एनबीए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो कहाँ पर है इसका? चेन्नई में इसका मुख्यालय। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, अच्छे से याद कर लेना। 13 नंबर प्रश्न है वायु अधिनियम 1981 के तहत प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित कर सकती है। एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया कैन बी डिक्लेयर्ड बाई। तो किसके द्वारा कर सकती है? स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार है वो क्या कर सकती है? वायु नियंत्रण क्षेत्र घोषित कर सकती है, प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित कर सकती है। मतलब ऐसे जंगल के आसपास अगर आपने कोई फैक्ट्री खोल दी, या फिर रईसी इलाके जहाँ पर जनसंख्या रहती है वहाँ पर अगर आपने कोई ऐसी फैक्ट्री वगैरह खोल दी, तो सरकार क्या कर सकती है? उसको एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया के नाम से कर सकती है कि इस क्षेत्र में अगर आप ज़्यादा पोल्यूशन है वो एयर पोल्यूशन नहीं कर सकते। और ये किसका अधिकार होता है? स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार होता है, सेक्शन 19 के तहत, धारा 19 के तहत। तो जो धारा 3 है वो एक पहले धारा 3 भी आई थी, वो धारा 3 किससे संबंधित थी? केंद्र सरकार को अधिकार देती है ईआईए को लागू करने का। 14 जल संरक्षण अधिनियम 1974 के तहत केंद्रीय बोर्ड की स्थापित करने का अधिकार किसके पास होता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, सेक्शन नंबर 3 के तहत। तो ये तो मैंने बता दिया था, अभी यही बताया था। खतरनाक अपशिष्ट अधिनियम 1989 के तहत अनाधिकृत डंपिंग की क्या सजा है? तो प्लेंटी फॉर द इलीगल डंपिंग अंडर द हैजार्डियस वेस्ट एक्ट 1989। तो क्या होती है? तो कौन सा होता है? 5 साल का सजा प्लस जुर्माना। तो ये भी हो गया प्रश्न। बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कम्युनिटीज बीएमसीआर फॉर्मेट फॉर। तो जो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट की जो कमेटी होती है बीएमसी, उसका किस आधार पे फॉर्मेट होता है, किस आधार पे बनाया जाता है? तो स्थानीय स्तर पे उसको बनाया जाता है, सेक्शन नंबर 14 के तहत। समझ में आ गया? बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कम्युनिटीज अच्छे से याद कर लेना। इन सब कम्युनिटीज हैं जो बीएमसी हैं, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कम्युनिटीज हैं, ये ग्राम पंचायत के स्तर पे बनाई जाती हैं और सेक्शन नंबर 41 के तहत इनका निर्माण किया जाता है। 17 नंबर प्रश्न है ईपीए 1986 के तहत पर्यावरणीय प्रभाव आकलन करना की अनिवार्यता किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ईआईए बिकम मैंडेटरी अंडर ईपीए 1986 विच ईयर। तो ईआईए को जो कब लागू किया गया था, पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन को कब लागू किया गया था? 1994 में लागू किया गया था। तो कब लागू किया गया था? 1994 में इसको लागू किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको समझ लेना। अगले वाला प्रश्न है वायु अधिनियम 1981 के तहत प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को क्या करना चाहिए? द इंडस्ट्रीज अंडर द एयर एक्ट 1981 मस्ट ऑब्टेन। तो क्या करना चाहिए इन्हें? कॉन्स्टेंट टू ऑपरेट। तो मतलब क्या करना चाहिए? सीपीसीबी का प्रयोग में लेना चाहिए। जैव विविधता अधिनियम के तहत एबीएस पहुंच और लाभ साझाकरण, एसेस एंड द बेनिफिट शेयरिंग एबीएस अंडर द बायोडाइवर्सिटी एक्ट रिलेट्स टू। तो इसका किस में होता है? इसका होता है जैविक संसाधनों का के उपयोग से लाभ साझा करना, शेयरिंग बेनिफिट फ्रॉम द बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। तो इसमें क्या होता है? आप जैविक संसाधन है उसका उपयोग से उसको क्या आपको लाभ मिलता है, वो होता है एबीएस। जल अधिनियम 1974 के तहत राज्य बोर्ड की क्या भूमिका है? द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एसपीसीबी अंडर द वाटर एक्ट 1974 इज। तो क्या कर सकता है वो कर सकता है आपका प्रदूषण निगरानी और नियंत्रण का कार्य कर सकता है। तो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट पे सीपीसीबी होता है, वैसे ही राज्य स्तर पे एसपीसीबी होता है। वो क्या कर सकता है? आपका वाटर कंट्रोल एक्ट के तहत जो पानी प्रदूषण है उसका नियंत्रण करने का कार्य कर सकता है। जैसे कोई भी नदी हो गई, उसमें अगर वेस्ट वगैरह जा रहा है तो उसको कंट्रोल करने का कार्य कर सकता है।
पर्यावरणीय अर्थशास्त्री की क्या परिभाषा होती है? इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज। तो इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स को किस नाम से जाना जाता है? आर्थिक गतिविधियों और पर्यावरण के बीच में संबंध का विश्लेषण करना। मतलब जो आर्थिक गतिविधि हो रही है, मतलब आप पैसे कमा रहे हो और उसका पर्यावरण के बीच में क्या संबंध है, उसको कितना नुकसान हो रहा है, कितना फायदा हो रहा है, उसको क्या कहा जाता है? इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स या पर्यावरण अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। पर्यावरणीय मूल्यांकन वैल्यूएशन का क्या उद्देश्य होता है? द पर्पज ऑफ इन्वायरमेंट वैल्यूएशन इज टू, क्या होता है? पर्यावरणीय लाभों और हानियों का आर्थिक मूल्य देना। असाइन द इकोनॉमिक्स वैल्यू ऑफ इन्वायरमेंट बेनिफिट एंड कॉस्ट। तो पर्यावरण के लाभों को और हानियों का आर्थिक मूल्य देना ही क्या कहलाता है? इन्वायरमेंट वैल्यूएशन के नाम से जाना जाता है। जैसे कोई भी मैंने सीमेंट की फैक्ट्री वाला उदाहरण दिया था ना, तो उसमें कितना पर्यावरण को नुकसान हो रहा है और कितना हानि हो रही है, उसके रूप में आप उसको, जो गवर्नमेंट को एक ग्रीन टैक्स होता है वो देना पड़ता है, उसी को क्या कहा जाता है? पर्यावरणीय मूल्यांकन के नाम से जाना जाता है। ग्रीन मार्केटिंग में क्या शामिल है? तो ग्रीन मार्केटिंग में क्या शामिल होता है? ऐसे प्रोडक्ट को बेचना जो पर्यावरण के अनुकूल हो। तो जैसा कि आप प्लास्टिक की जगह जूट के बैग का प्रयोग करने लगे, कपड़े के बैग का प्रयोग करने लगे, कोई बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट का बैग्स का वगैरह का यूज़ करने लगे प्लास्टिक की जगह, तो वही क्या होगा? पर्यावरण अनुकूल उत्पादों की बिक्री में आएगा। क्या ग्रीन मार्केट है वो किससे संबंधित आता है? पर्यावरण से संबंधित जो प्रोडक्ट होते हैं, उत्पाद होते हैं, उनकी बिक्री से संबंधित होता है। 4 नंबर प्रश्न इको लेबलिंग का उदाहरण है। तो इको लेबलिंग का क्या उदाहरण होता है? उदाहरण होता है भारत का इको मार्क स्कीम को लागू करना। इंडियाज इको मार्क स्कीम है, उसको लागू करने किससे संबंधित होता है? इको लेबलिंग से संबंधित होता है। 5 नंबर प्रश्न है पर्यावरण कुंजनेट्स परिकल्पना EKC क्या कहलाती है? द एनवायरमेंट कुंजनेट्स कर्व्स हाइपोथेसिस सजेस्ट। तो क्या सजेस्ट करती है? प्रदूषण पहले बढ़ता है, फिर आय के स्तर एक स्तर के बाद में घटता है। मतलब पहले प्रदूषण बढ़ेगा, लेकिन बाद में समय के साथ है, जैसे जैसे पैसा बढ़ता चला जाता है, प्रदूषण भी घटता चला जाता है। तो इसी को क्या कहा गया? पर्यावरण कुंजनेट्स परिकल्पना के नाम से जाना गया है। 6 नंबर प्रश्न, हरित लेखांकन ग्रीन काउंटिंग में क्या शामिल होता है? ग्रीन काउंटिंग में क्या शामिल होता है? प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास और पर्यावरणीय लागत। तो डिप्लेटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड द एनवायरमेंटल कॉस्ट। तो ग्रीन काउंटिंग में क्या होगा? प्रकृति के जो संसाधन है उसका क्या मतलब ऐसे समझ लो, मैंने वो बताया था ना कि क्या बताऊं मैं आपको, किसका उदाहरण देकर बताऊं, वही सीमेंट की फैक्ट्री वाले ले लेते हैं। तो उससे कितना नुकसान हो रहा है एनवायरनमेंट को, प्राकृतिक संसाधनों को। आपने मान लो कि कोई कोयला निकालने की खदान ली, तो उसमें अपने पेड़ों को, बहुत ज़्यादा पेड़ों को काटना पड़ा, या कोई हाईवे बनाया तो इससे पेड़ों वगैरह को काटना पड़ा, तो उससे क्या होगा? जो प्राकृतिक संसाधनों का कितना नुकसान हुआ, कितनी पर्यावरण पे लागत आई, उसी को क्या कहा जाता है? हरित लेखांकन के नाम से जाना जाता है। क्लीन टेक्नोलॉजीज। तो क्लीन टेक्नोलॉजी क्या होती है? प्रदूषण को कम करने वाली तकनीक। तो जैसे कि आपकी जो मशीन वगैरह हैं जो आप कंपनी में यूज़ करते हो, उसमें आपने नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी की जगह सोलर ऊर्जा का यूज़ करने लग गए, तो ये क्या होती है? क्लीन टेक्नोलॉजी का उपयोग में आने लग जाएंगे। समझ में आ गया? या फिर जो आप आज के समय आप जो ई व्हीकल देखते हो ना, इलेक्ट्रॉनिक वाले व्हीकल, वो भी क्या किस में आते हैं? क्लीन टेक्नोलॉजी के उदाहरणों में से आते हैं। 8 नंबर प्रश्न है लागत लाभ विश्लेषण CBA कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज यूज टू। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का किस चीज़ में यूज किया जाता है? परियोजनाओं के आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए। एवेल्यूएट द इकोनॉमिक एंड द एनवायरमेंट इम्पैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट। तो कोई भी परियोजना है उसका आर्थिक और पर्यावरण पर कितना प्रभाव पड़ता है, वो किस में उसको एनालिसिस किया जाता है? CBA में एनालिसिस किया जाता है। 9 नंबर प्रश्न है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की क्या परिभाषा होती है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो क्या परिभाषा होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स की? तो इनकी परिभाषा होती है ऑप्शन नंबर A वर्तमान ज़रूरतों को पूरा करने हेतु भविष्य की पीढ़ियों की क्षमता को बनाए रखना। तो आप क्या करोगे? जो आपकी वर्तमान समय की ज़रूरतों को भी पूरा कर लोगे और आने वाले भविष्य वाली पीढ़ियाँ उनके लिए भी छोड़ दोगे। मतलब आपके पास ऐसे समझ लो कि 10 लीटर पानी है, तो आपने 2 लीटर खुद ने यूज़ कर लिया और 8 लीटर वो आने वाली जनसंख्याओं के लिए यूज़ में ले लिया। एक उदाहरण दिया, वैसे मत बोलना कि 10 लीटर से क्या होता है। संसाधनों के उदाहरण, कॉन्सेप्ट ऑफ द रिसोर्सेज में क्या शामिल होता है? तो क्या शामिल होता है? कॉन्सेप्ट ऑफ रिसोर्सेज में संसाधनों के उदाहरण में मानव निर्मित और प्रकृति दोनों से संबंधित संसाधन इसके अंतर्गत आते हैं। तो मानव निर्मित भी आएंगे और प्रकृति के संसाधन भी इसके अंतर्गत आएंगे।
इको मार्क स्कीम किस देश से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? ये बाहर से संबंधित है। इको मार्क से संबंधित मतलब कोई भी प्रोडक्ट है अगर वो पर्यावरण को प्रदूषण कम करने का या पर्यावरण पे कम से कम प्रभाव डालता है तो उसको इको मार्क दिया जाता है। ट्रेडमार्क की तरह होता है ये भी एक। पर्यावरणीय अर्थशास्त्र का दायरा क्या होता है? क्या स्कोप होता है? द स्कोप ऑफ एनवायरमेंट इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स। तो क्या होता है? प्रदूषण नियंत्रण करना, संसाधन प्रबंधन और नीति विश्लेषण करना। तो जो आपको प्रदूषण उसको नियंत्रण करना, संसाधनों का तथा प्रबंधन का नीति विश्लेषण करना इसके तहत आएगा। तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी होगा। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित होती है? साझा संसाधनों का अतिदोहन करना। मतलब आपके पास बहुत संसाधन है, जैसे आपके पास क्या है, आपके गांव में बहुत अच्छा पानी का जल स्तर बहुत ऊंचा, तो सारा गांव अंधाधुंध पानी को व्यर्थ कर रहा है, कोई उसका महत्व नहीं समझ में आ रहा है, तो वही क्या कहलाएगी? ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स आएगी कि आपके पास जो संसाधन है उनका आप बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हो, अतिदोहन कर रहे हो। ग्रीन जीडीपी क्या नापता है? तो ग्रीन जीडीपी किसको नापता है? पर्यावरणीय क्षति को घटाकर सामान्य जीडीपी। मतलब आपने कोई भी फैक्ट्री में, जीडीपी क्या होती है? पूरे देश के द्वारा कितने टोटल प्रोडक्ट्स को उत्पादन किया गया भारत के अंदर। समझ आ गया आपको? तो नहीं, भारत के अंदर नहीं, कुल भारतीयों के द्वारा। तो उसमें क्या होगा? आपने अगर मान लो कि कोई 10 रुपये का कोई प्रोडक्ट बनाया है, उसमें आपकी 10 रुपये की बचत हुई, ये समझ लो, लेकिन उसमें आपने 2 रुपये का पर्यावरण प्रदूषण कर दिया, तो उससे क्या आपकी कुल बचत कितनी होगी? जीडीपी तो 10 रुपये होगी, लेकिन ग्रीन जीडीपी कितनी होगी? 8 रुपये होगी। सतत विकास लक्ष्य एसडीजी कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं सतत विकास लक्ष्य? 17 प्रकार के टोटल सतत विकास लक्ष्य होते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, भारत में इको मार्क स्कीम किस वर्ष लॉन्च की गई थी? तो 1991 में इको मार्क जो स्कीम है उसको लॉन्च किया गया था। फिर से बता देता हूँ, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। समझ में आ गया आपको? वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 के तहत। अपशिष्ट कचरा अधिनियम किसके तरफ? 1989 में। पानी संरक्षण अधिनियम पानी प्रदूषण संरक्षण पानी प्रदूषण का जो अधिनियम है 1974 में। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 के अंतर्गत। समझ में आ गया आपको सारे अधिनियम? पर्यावरणीय मूल्य, इन्वायरमेंटल वैल्यूज का क्या प्रकार होता है? इन्वायरमेंटल वैल्यूज में क्या आते हैं? उपयोग करना, यूज, वैल्यू, एग्जिस्टेंस एंड वैल्यू ऑप्शंस। कार्बन क्रेडिट किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस उत्सर्जन की कमी करना। मतलब जो ग्रीन हाउस गैसें हैं जो हमारे पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है उसको कम करना। जैसे आपका क्रेडिट स्कोर होता है ना लोन वगैरह से संबंधित, वैसे ही कार्बन क्रेडिट होता है। इसमें आप कोई भी उद्योग चला रहे हो उसमें कितना कम कार्बन आप प्रदूषण कर रहे हो, कितना कम प्रदूषण फैला रहे हो, तो वही क्या कहलाता है? कार्बन क्रेडिट के नाम से जाना जाता है। कम से कम कार्बन फुटप्रिंट दोगे तो उसको। नवीनीकरण संसाधन, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का क्या उदाहरण है? तो क्या उदाहरण होता है? तो ऐसे संसाधन जिनको आप प्राकृतिक रूप से प्राप्त करते हो और उनको फिर से क्या कर लिया जाता है? प्राप्त किया जा सकता है। तो जैसे नवीनीकरण के क्या उदाहरण होते हैं? सोलर ऊर्जा हो गया, भूतापीय ऊर्जा हो गई, आपकी पवन ऊर्जा हो गई, और गोबर गैस ऊर्जा हो गई। ये सब किसका? नवीनीकरण के। और अनवीनीकरण के कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस हो गई, है ना, ये सब किसके? अनवीनीकरण के उदाहरण हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, सौर ऊर्जा इसका उदाहरण होता है। अगले वाला, सतत विकास का त्रिपक्षीय सिद्धांत क्या है? ट्रिपल बॉटम लाइन इज। ट्रिपल बॉटम लाइन क्या होती है? किससे संबंधित होती है? अर्थव्यवस्था, समाज और पर्यावरण का जो संबंध होता है वही ट्रिपल लाइन से संबंधित होता है। तो ये था इन्वायरमेंट मैनेजमेंट से संबंधित आपके सामने प्रश्न। कैसा लगा वीडियो आपको जरूर से कमेंट बॉक्स में बताना। धन्यवाद।